की जरूरत है। एडमिट कार्ड वगैरह तो जब आएगा तो सबको मिलेगा, वहां कोई दिक्कत किसी को होनी ही नहीं है। ठीक है, चलो एडमिट कार्ड तो सर सबको मिलेगा। एडमिट कार्ड तो सबको मिलेगा। जिन्होंने अप्लाई किया है तुमको तो मिलना ही मिलना है, उसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो आपको बता रिजल्ट भी मिल जाए सर। चलिए, जी 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 जी, एप्लीकेशन नंबर संभाल के रखा होगा उन्हीं को तो मिलेगा। हाँ, ये बात आपने क्योंकि 1.5 साल हो गया ना। हाँ, आधे से ज्यादा लोग तो फॉर्म अप्लाई करके भूल गए होंगे कि उसका कुछ है भी कि नहीं है, कोई मटेरियल उनके पास होता हो ही ना। तो ये भी आप सही बोल रहे हो कि जब तक आपके पास, जी खुद रहिए इस बात, डेट ऑफ बर्थ से भी निकल जाएगा सर। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर से भी निकल जाएगा सर, बिना नंबर के निकल जाएगा, बिना नंबर के। अच्छा, बिना नंबर के निकल जाएगा। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, नाम से निकलेगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ डेट ऑफ बर्थ से सर, डेट ऑफ बर्थ से। क्योंकि इस बार मैंने देखा कि जब वहां का आया था ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही डेट ऑफ बर्थ मांग रहा था, दोनों को डालेंगे तो ही ओपन हो रहा था। तो हो सकता है कहीं सबकी अलग अलग व्यवस्था है, वो कुछ भी करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, कुल मिला के आने दीजिए। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के निकाल ही लेंगे, फिर वो दिक्कत नहीं होगी। कब तक सर रहे सर, कब तक पेपर सर, कब तक पेपर? अभी तो जो जनवरी वाला जो महीना उन्होंने दिखाया है, दिसंबर तो जनवरी, अभी तो वही मान के चलते हैं। और ऐसे में एक भ्रम ना पालिएगा अपने मन में कि हो या ना हो, वो हो या ना हो उनका मतलब है, अपने तरीके से प्रिपेयर रहिए। उनकी तरफ से अगर हरी झंडी कुछ मिली है तो हम उस हरी झंडी का इंतजार करें, और जो भी हमारे पास समय, उस समय को अच्छे से बिताने का प्रयास करते, वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी होगा तो ना होगा तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, आगे पीछे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा स्पेंड होगा ना तो इनके पास जो 12 मार्च तक पेपर लगे हैं, किसके बोर्ड की 12 मार्च तक लास्ट है, तो 12 मार्च के बाद तो वैसे भी वो फ्री है। तो हो सकता है कि आप महीने आपके पास समय और भी मिल सकता है, बट ऐसा भी कुछ है नहीं। आप सीधा मान के चलिए कि जो टाइम उन्होंने भी मैनेज किया है हम उसी टाइम पे भी तैयार है। ठीक है, बाकी मिलेगा तो सबके लिए होगा वो, है ना। और हमें जो डेट वहां से दिखाई गई, जी सर केबीएस वाला वो आंसर खुला नहीं है सर। अरे अच्छा, नहीं खुला था क्या? सॉरी, चलिए मैं भी खोल देता हूँ। मैंने शायद जल्दबाजी में डाल दिया था। अभी मैं फिर से रीओपन कर दूंगा, एक बार उसको करिएगा जरूर। अच्छे प्रश्न है। अभी केडी ये वाला दिया हूँ, ये शायद 2015 वाला है ना कि 2018 का, 2015 केडी भी बना दिया हूँ, बन गया तो वो भी दूंगा। अच्छे प्रश्न सर, के सारे सेट बने, अच्छे प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। एनबीएस के भी बहुत अच्छे सेट हैं। देखिए 3-4 स्टेट का जो बन गया ना, इनको रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से आए, कैसे आए, उनका तरीका क्या हो, ये किसी ने देखा नहीं। इसलिए सारे प्रश्नों को एक बार जितने भी एग्जाम हुए हैं टीजीटी लेवल के, उनको देखने की जरूरत है। टीजीटी और पीजीटी दोनों सर, इसको दो तीन बार करवा देना सर, 2-3 बार भेज देना इसको। एग्जाम के पहले कोशिश ये होगी कि अच्छा, इसलिए थोड़ा मन उतर जाता है ना जब थोड़ा कम लोग करते हैं, उनको लगता है ज्यादा मिल गया आप कैसे करें। तो ज्यादा का मतलब है कि जो लोग फ्री है वो लोग तो करें, जो लोग कहीं पे सर्विस में है या ऐसे में कुछ कर रहे हैं काम, वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। लेकिन रात तक अगर मैंने 4-5 दिए तो 4-5 टेस्टों को कीजिए, वहां छोड़िए मत। छोड़ने का मतलब है अपने आप को फिर अंधेरे में डाले। और ये मत सोचिए कि इसको करे कि ना करे, आपके सिलेबस की चीज है तो आनी ही आनी है 100%। कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चन निकलेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी का कोई भी कर सकता है सर जी। कर सकता है जी सर। एक अब कल जो आपने टेस्ट भेजा था ना, तो टेस्ट से उससे पहले भी एक टेस्ट भेजा था सुपर संडे करके, तो वो रात को मैं खोला तो ओपन नहीं हो रहा था। नहीं सर, ओपन ही नहीं हो रहा। नहीं, 145 को फिर मैंने दोबारा रिसेंड किया है। अच्छा, रिसेंड किया तो हुआ है। हाँ, पहले नहीं हुआ। हाँ, रात को भेजा था तो वो तो ओपन हो गया था। हाँ, उसके पहले वाला नहीं हो रहा था। चलिए, जो बाइक में ऐसा हुआ करे, मैंने अगर सर्वर ओवर से कहीं दिक्कत हो जाए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करिए, मैं देख लूंगा। क्योंकि जब तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आई तो मैं तो ये सोचूंगा कि चल रहा है। ठीक है, चलिए। देखिए, हम लोग बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे थे। हाँ, तो ये हम बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे थे, और बायोमैकेनिक्स में हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। 2 टॉपिक में एक टॉपिक हमने पढ़ा था जो उसकी डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन के साथ साथ जो अन्य चीजें थी उनके बारे में मैंने वहां पे देख लिया था कि बायोमैकेनिक्स क्या है, एनाटॉमी क्या, फिजियोलॉजी क्या है, और साथ ही साथ आपकी किन्सियोलॉजी क्या है, इनकी चर्चा की थी। दूसरा जो टॉपिक था हमारा किन्सियोलॉजी में, वो था हमारा का मूवमेंट भी मैंने देख लिया था। एक कल मैंने वीडियो लगा दिया था ज्वाइंट्स का, तो ज्वाइंट्स को पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं?
अगर पढ़ लिए हो तो कोई दिक्कत ना होगी, और नहीं तो फिर जॉइंट्स को लेकर के आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जल्दी बोले। सर पढ़ा दो सर, क्योंकि पढ़ा नहीं मैंने, तो बाकी लोग वीडियो ही नहीं बताएं, देखा, अभी बाकी देखूंगा। लोग बताएं। सर 60 में आप पढ़ा। चलिए शॉर्ट में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में मैं दिखा देता हूँ ताकि डिस्कशन भी हो जाए और ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कल वीडियो भेजा था, वीडियो को भी थोड़ा देखा माइक तो समस्या नहीं होगी। माइक जी माइक माइक बंद क्लोज कर दूंगा करिए, टाइम हो जाने लग जाता जी, बिल्कुल बिल्कुल बंद करके पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी हो। ठीक है, चलिए आइए क्लास पे आते हैं, क्लास पे आते शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या कम ज्यादा कहाँ पे हो रहा, कहाँ नहीं आ रहा है। इसमें प्रश्नों को सही कह रहा है, लास्ट में जब आप पूछोगे तो मजा आएगा। शुरुआत में जब पूछने लगते हो ना तो थोड़ा सा फिर लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि यार कहाँ पढ़ रहे तो कहाँ पे पहुंच गए हम लोग। चलिए मैं इसको खत्म करता हूँ, क्योंकि लास्ट में जो 17 मैंने फंडामेंटल मूवमेंट बताए थे वहां पे मैंने खत्म किया है, और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसको खत्म करता हूँ। आगे हमारे जो इसके आगे का टॉपिक है वो है ज्वाइंट्स, और ज्वाइंट्स के बाद डायरेक्शन ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट्स में 3 प्रकार के टॉपिक आते हैं और तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पे जानने की जरूरत है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन सा प्रश्न कैसे आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि जो 3-4 टॉपिक आपको स्पेशली देखने हैं और सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले हैं वह आपके बायोमैकेनिक्स में, किनेसियोलॉजी में, तो एक तो या तो मोमेंट हो सकता है, या तो प्लेन और एक्सिस हो सकता है, या तो न्यूटन्स लॉ हो सकता है, या तो लीवर हो सकता है। यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और संभावना भी होती है कि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, और आते भी हैं, हर बार आते हैं। कोई ऐसा साल नहीं गया होगा जब यहाँ से प्रश्न ना पूछे गए हो। तो यहाँ से जब प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा हमको सही दिशा में देखने की जरूरत है। चलिए ज्वाइंट्स, सबसे पहले जानते हैं ज्वाइंट्स क्या है। जहां दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं उसी को हम संधि या ज्वाइंट्स के नाम से जानते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, सभी लोग जानते हैं। ज्वाइंट्स की मैं चर्चा करता हूं तो आपको अपना बेटा ज्वाइंट्स मतलब जोड़, जोड़ की चर्चा करनी है। ऐसे में माइक में बंद नहीं किया लेकिन बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी देर बिल्कुल आप शांत रहे, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग माइक खोल भी सकते हैं जरूरत होगी तो, और नहीं तो आप शांत रहेंगे तो मैं बहुत जल्दी से पढ़ा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ज्वाइंट्स बेटा, ज्वाइंट्स अगर स्पेशली प्रश्न पूछा जाता है कि जोड़ कितने प्रकार के होते हैं तो आप सीधा बताएंगे जोड़ 3 प्रकार के होते हैं। जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले हिंदी में जानते हैं, एक होता अचल। अचल का मतलब ये है जो चले ना, जो चलायमान ना हो लेकिन ज्वाइंट्स वहां पे हो, 2 या 2 से अधिक अस्थियां जुड़ रही हो, वो जोड़ होता है, वह अचल होता। अचल का मतलब चलेगा नहीं, ठीक है, चलायमान नहीं है। इसके बाद एक ऐसा भी जोड़ होता है जो थोड़ा सा चलता है, ज्यादा नहीं चलता, थोड़ा सा चलता है। अचल में अगर बात करें तो ये जैसे कपाल, अपने सिर की अस्थियां है ना, सिर की अस्थियां आ जाएंगी, सिर का जोड़, सिर का जोड़ अचल है, मतलब ये चलता नहीं है। जोड़ है, 8 बोन आपके क्रेनियल में है, लेकिन 8 की जो भी ज्वाइंट्स है वो चलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि सूचर के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। तो पहला हो गया बेटा। अगर दूसरी चर्चा की जाए तो क्या बेटा? अर्धचल। हिंदी में देख ले फिर इंग्लिश में बताता हूँ। अर्धचल, कुछ ऐसे भी ज्वाइंट्स है बेटा जो ज्यादा नहीं चलते, थोड़ा सा चलते हैं। अर्धचल का मतलब थोड़ा सा चलायमान हो, ज्यादा चलायमान ना हो। जैसे आपकी रिप्स हो सकती है, रिप्स हो सकती है। चेस्ट में जो ज्वाइंट्स है, ऐसे में आपके स्टर्नम और स्टर्नम के साथ साथ जो आपकी रिप्स है, उनका जो ज्वाइंट्स है वो अर्धचल ज्वाइंट्स में आता है। रिप्स हो सकती है, रिप्स के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, आपकी जो बैकबोन है, बैकबोन भी उसी का उदाहरण है। यहाँ लिख सकते हैं बैकबोन, बैकबोन। अगर तीसरी चर्चा की जाए बेटा तो ये चलायमान है, इसे चल संधि बोलते हैं, चल संधि। तो अचल, अर्धचल और चल। चल का मतलब है जो पूरी तरीके से चलायमान, बाकी शरीर में जो भी ज्वाइंट्स है सब चलायमान की स्थिति में आते हैं। हाथ पैर में जितनी भी अस्थियां है, क्या लिख सकते हैं, हाथ एवं पैर, उदाहरण के रूप में ये आपके चलायमान है। अब यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं 2-3 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि इंग्लिश में जब पूछेगा कि इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो सकता है बेटा जो अर्धचल है,
जो मतलब कि अचल है उसे क्या बोलेंगे, फिक्स ज्वाइंट भी बोलते हैं इसको, तो इसको फिक्स ज्वाइंट भी कहा जाता है, क्योंकि फिक्स है, हिलता डुलता नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, मूवेबल एक हो सकता है, एक इमूवेबल हो सकता है, तो ये क्या है, आई मूवेबल इसको बोलते हैं। मतलब यह कैसा है, अचल है, इमूवेबल है। अब हमने, ये तो क्या है, ये तो सामान्य हिंदी टू इंग्लिश अभी हो रही है, हिंदी टू इंग्लिश भी समझ लें तब तीसरे प्रकार में आते हैं। ये क्या बेटा, अर्धचल है तो साइटली मूवेबल है, या इसे सेमी मूवेबल भी बोलते हैं, या साइटली मूवेबल बोलते हैं। ठीक है, मतलब अर्धचल। और ये क्या बेटा, सीधा फ्रीली मूवेबल इसको बोल सकते हैं। फ्रीली मूवेबल है मतलब कि बिल्कुल स्वच्छंद चलायमान है। अब अगले प्रकार की बात करें तो यहाँ 2-3 प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जब पूछा जाता है बेटा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जॉइंट्स को अचल या अर्धचल या चल बोलते हैं, तो इन्हीं में से अगर बात करें तो जो साइंस की भाषा है, साइंस की भाषा में इसको फाइब्रस भी बोलते हैं। क्या बोले बेटा, फाइब्रस। फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट। अब इसको समझने की जरूरत है। कोई चीज, मान लो ये ग्लास है, किसकी बनी है, आजकल फाइबर की ग्लास बन के आती है, कांच की नहीं होती, फाइबर की होती है। फाइबर की ग्लास ग्लास को आप दबा नहीं सकते हो, आप बिल्कुल रिजिड है वो, हिलती डुलती नहीं, अचल है, जैसे बन के आएंगी वैसे ही रहेंगी, मतलब इनको हिलना डुलना नहीं है। तो ये क्या बेटा, ये फाइबर की तरह है, ये फाइब्रस की तरह है। तो फाइब्रस का मतलब समझने के फाइबर की तरह बनी है, और जो फाइबर की चीज आज बन के आ रही बहुत ही ठोस है, उनको हिलाए डुलाए नहीं जा सकता है। जैसे स्टील, जैसे लोहे की चीज वैसे फाइबर की बन के आने लगी है। तो फाइब्रस के नाम से भी इसको जान लेंगे। फाइबर का मतलब चलता नहीं है, फाइब्रस मतलब चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलायमान है। इसका मतलब कार्टिलेजिनस है बेटा। दूसरा क्या है इसका, कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस क्या मतलब है, आप सोचिए, कार्टिलेज, अपने शरीर में कार्टिलेज जो पाए जाते हैं, वो कार्टिलेज कैसे, बोन जो होती है वो स्टिक है, वो कड़ी है, लेकिन जो कार्टिलेज है वो थोड़ा सा ढीली ढीली हिलती है। जैसे नाक है, नाक को हिला डुला, कान कार्टिलेज के बाद कान को हिला डुला सकते हो, ऐसे डायफ्राम है, डायफ्राम भी हिलता डुलता रहता है। तो मतलब कहने का यह कार्टिलेज की जितनी चीज बनी थोड़ा बहुत हिलती डुलती, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हिलती डुलती है, तो अर्धचल में जाएगी। कार्टिलेज का मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत का मतलब अर्धचल में हो गई है। ठीक है, फाइबर का मतलब बिल्कुल हिलती डुलती नहीं, तो हम अचल में रख दिए, क्योंकि हिलती डुलती नहीं है, अचल है, ज्वाइंट है, फिक्स में आ जाएंगी। ये थोड़ा बहुत हिलती डुलती, इसलिए इसको इसमें रखे। इसके बाद तीसरा बेटा क्या है, साइनोवियल। साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल सभी लोग जानते हैं। साइनोवियल क्या है, एक तरीके का गाढ़ा तरल द्रव्य है, जो कहाँ दो हस्तियों के बीच में पाया जाता है, और बिल्कुल वो फ्री होता है, मतलब चलायमान होता है। तो साइनोवियल का मतलब ये है कि लिक्विड है, तो जहां रखेंगे फिसलता रहेगा, घूमता रहेगा, चलता रहेगा, तो ये साइनोवियल है। तो तीनों देखिए, फाइब्रस या तो कार्टिलेजिनस या तो साइनोवियल, इन तीनों को भी दिमाग में रखे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर चौथे की बात करें, चौथे की बात करें, ये एक अन्य नाम इसका जो है, एक उपनाम जो और उपनाम से जाना जाता है, क्या बेटा, इनको साइनोअर्थोसिस, एम्फियोर्थोसिस और डायर्थोसिस के नाम से जाना जाता है। इसको भी याद करने की जरूरत है आपको, ताकि समझ में आ जाए। जो अचल है आपकी बेटा वो कैसी है, साइनोअर्थोसिस है। साइनोअर्थोसिस है। जो अर्धचल, इसमें एक पकड़ना है अपने बाप, बाकी क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो अर्धचल है वो क्या बेटा, वह अम्फियोर्थोसिस है। अम्फियो एम्फियोर्थोसिस। और तीसरा जो है बेटा क्या है, वो डायर्थोसिस है। डायर्थोसिस। अब आपको यहां भी समझने की जरूरत है उपनाम में। अगर एम्फियोर्थोसिस से कुछ समझे, कुछ ट्रिक लगाएं कि
एम्फियोर्थोसिस को अगर एक तरीके से इसको अगर संबंधित कर दे किससे, अंपायर से, किससे संबंधित कर दे, एम्फियो को अंपायर से। तो अंपायर क्या है, अगर सारे खिलाड़ी खड़े होते हैं पिच खेल के मैदान में क्रिकेट में, तो जो आपका अंपायर यहाँ पे खड़ा होता है वो बहुत थोड़ा सा हिलता डुलता है। 6 गया तो दोनों हाथों को ऊपर कर दिया, नो बॉल हुई तो एक हाथ को कंधे पर लगा दिया, आउट हुआ तो हाथ उठा करके अंगुली उठा दिया, या कुछ इस तरीके के, मतलब बहुत थोड़ा सा मूवमेंट करता है, ज्यादा मूवमेंट बाकी सब करते हैं। तो एम्फियोर्थोसिस को अगर अंपायर से संबंधित करते तो कहीं ना कहीं याद हो जाता है कि एम्फियोर्थोसिस का मतलब है अंपायर से, और अंपायर का मतलब बहुत थोड़ा हिलता डुलता है, ज्यादा नहीं। तो वो अर्धचल में आ जाएगा, क्योंकि अर्धचल जो संधियां है बहुत थोड़ा सा हिलती डुलती है। तो एम्फियोर्थोसिस अगर याद हो गया, एम्फियोर्थोसिस, तो साइनोर्थोसिस अपने आप अचल में चला जाएगा। और डायआर्थोसिस सबसे छोटा है। अगर ऐसे भी देखे तो चल संधि जो है, अगर नाम में भी देखे अर्धचल, चल और अचल, तो चल जो है सबसे छोटा है, और डायआर्थोसिस को याद कर ले कि सबसे छोटा है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक पकड़ में आ गया तो ये दोनों आसानी से आप कवर कर सकते हो याद करने के तरीके से। बाकी आप भी कोई की बनाना चाहे तो अपने अनुसार उसकी को बना करके इसको याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ये तो बेटा क्या था, ये तो उपनाम थे। ये उपनाम से चर्चा जब होती तब इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ता है। अब इसके बाद पूछता क्या है, जैसे पूछा ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर प्रश्न बदल दिया, उसने कहा कि चल संधियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी चल संधियां कितने प्रकार की होती, तब आपको वहां समझना पड़ेगा। जो चल संधियां होती बेटा, स्पेशली अगर इनकी चर्चा करें, तो ऐसे में ये 6 टाइप की होती है। कितनी? 6 टाइप की होती है। अगर पूछे चल संधियां कितने प्रकार की, आप कहेंगे 6 प्रकार की। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चल संधियां कितनी बेटा? 6 प्रकार की हैं, जिनमें से सबसे पहले क्या है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सभी लोग जानते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो उपनामों की अगर चर्चा की जाए तो उपनाम इसका क्या होता है बेटा, तो मल्टी एक्सियल जॉइंट भी बोलते हैं। अभी एक्सियल की चर्चा नहीं की है, तो हम बाद में करके दिखाएंगे तो समझाएंगे, पहले इसको समझ ले कि बॉल एंड सॉकेट जो होता है, इसे हिंदी में गेंद और गड्ढा संधि के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? गेंद और गड्ढा संधि के नाम से जाना जाता है। गेंद एवं गड्ढा, गेंद गड्ढा क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जहां पे पाई जाती है, बॉडी में 2 जगहों पे पाई जाती है स्पेशल। एक तो कंधे में पाई जाती है, आबलिक कूल्हे में, मतलब एक हिप जॉइंट पे, एक शोल्डर जॉइंट पे। ये शोल्डर जॉइंट है, ये हिप जॉइंट है। अगर दोनों जॉइंट्स की चर्चा करें बेटा, तो अगर स्पेशली हम इसके डायग्राम को देखें किस तरीके से है, तो अगर आप देखे होंगे, स्केलेटन सेशन पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जिन बोन्स के अंदर हमारा क्या है, एक कोई वो होता है, क्या बोलते हैं उसे, कोई हड्डी उसमें घुसी होती है। तो घुसी कैसे है, इसीलिए गेंद और गड्ढा, एक में गेंद बना है, एक में गड्ढा बना है। तो ऐसे में अगर बात करें कि इसके जो ज्वाइंट्स हैं, जो इसकी बोन्स हैं, अगर यहाँ में बना देता हूँ थोड़ा सा, ये अगर स्कैपुला मैंने बना दिया, क्या बना दिया? स्कैपुला। और स्कैपुला के एक भाग पे यहाँ पे मैंने क्या बना, गड्ढा बना दिया। ये मतलब गड्ढा सा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर देखेंगे तो इस तरीके से स्टर्नम निकलती है, और फिर यहीं से आपकी एक बोन निकल जाती है, कौन सी, ओ सॉरी, ये ब्यूटी बोन आपकी है, क्लेविकल है, और ये आपकी स्टर्नम है। फिर से क्लेविकल यहाँ से जुड़ जाएगी, ब्यूटी बोन जिसे बोलते हैं। और फिर जो अगली आपकी वो जॉइंट्स है, वो फिर से आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और गड्ढा एक यहाँ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए इसको, ये। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जो आपकी ह्यूमरस बोन होती है, अग्रबाहु की सबसे बड़ी बोन जिसे बोलते हैं, तो उसका जो एक भाग होता है ना, ऐसे होता है सीधे आगे की तरफ, और दूसरे भाग में एक ऐसे गोला सा यहाँ पे होता है। तो जो गोला वाला भाग होता है ना, इसके अंदर घुसा रहता है, इसके अंदर घुसा रहता है, ऐसे अंदर एंट्री किया रहता है, जिसकी वजह से इसको गड्ढा बोलते हैं, इसको गेंद बोलते हैं। इसीलिए बॉल एंड सॉकेट कहा गया। ये बॉल है और ये सॉकेट है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट नाम से जाना जाता है, जो कंधे और कूल्हे में पाया जाता है। स्पेशली अगर बात करें इसकी कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नामों की भी चर्चा यहाँ पे कर ले थोड़ा सा। इसी को चैंपियन ज्वाइंट कहते हैं। क्या?
चैंपियन ज्वाइंट कहते हैं। चैंपियन ज्वाइंट क्योंकि सभी दिशाओं में गति कर लेता है, इसीलिए मल्टी एक्सियल ज्वाइंट का एक भाग माना जाता है। अगर एक्सियल की चर्चा करें या जो डायरेक्शन की चर्चा करें, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की चर्चा करें, 3 तरीके की डायरेक्शन होती है, या तो यूनियन, या तो बाई, या तो मल्टी, या तो नॉन। नॉन का मतलब है जिनमें कोई दिशा ना हो, एक या तो जिनमें एक दिशा हो, या तो 2 दिशाओं में गति करे, या तो बहुत दिशाओं में। तो बहुत दिशाओं में गति करने वाली संधि के रूप में जानी जाती है बॉल एंड सॉकेट को, और इसीलिए इसको चैंपियन ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। चैंपियन ज्वाइंट या मल्टी एक्सियल, चाहे चैंपियन ज्वाइंट कहें, चाहे मल्टी एक्सियल कहें, चाहे बॉल एंड सॉकेट कहें, चाहे गेंद और गड्ढा संधि कहें, सभी के लिए जाना जाता है। अगर स्पेशली अगर मूवमेंट की बात की जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है, तो स्पेशली इसमें 2 प्रकार की मूवमेंट, सॉरी, आप सारी मूवमेंट यहाँ देख सकते हैं। मतलब रोटेशनल जो मूवमेंट है, रोटेशनल सारी मूवमेंट होंगी, और ऐसे में देखा जाए तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ ऑल मूवमेंट हो सकती है। सर्कमडक्शन स्पेशली है, रोटेशन, रोटेशनल, सर्कमडक्शन, या स्पेशली कहें तो ऑल मूवमेंट, सभी दिशाओं में गति यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करें दूसरे में, तो दूसरी हमारी क्या बेटा, हिंज ज्वाइंट से बोलते हैं। दूसरे नंबर क्या है, HINGE, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट का मतलब बेटा, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसका जो नाम है उसे बोलते हैं क्या, कब्जेदार संधि। इसको बोलते हैं कब्जेदार, कब्जेदार संधि। कब्जेदार का मतलब बेटा एक दिशा में जहां पे गति हो, मतलब एक ही दिशा में यह खुलता और बंद होता है। जैसे हाथ है, हाथ एक दिशा में खुलेगा, एक दिशा में बंद होगा, इधर इधर कुछ इसका कोई मूवमेंट नहीं है, सीधा खुलना, सीधा बंद होना। ऐसे अंगुलियों को देखकर अंगुलियां सीधा ऐसे खुलती, सीधा ऊपर नीचे जाती है। तो यहाँ पे इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में, एल्बो पे, एल्बो पे, नी पे, नी में घुटना, घुटना में, और अंगुलियों में। स्पेशली यहाँ पे इन संधियों को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर देखें ऐसे में कहा जाए तो यह क्या है, एक दिशा में गति करता है, इसलिए एक दिशा में गति करने की वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा, यूनी एक्सियल के रूप में भी जाना जाता है। यूनी एक्सियल, यूनी एक्सियल ज्वाइंट के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि एक ही दिशा में इसकी गति होती है। इसकी बहुत दिशा में गति है, इसलिए इसको जो कहा गया था, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है मल्टी एक्सियल, मल्टी एक्सियल लिखा था, क्योंकि सभी दिशाओं में गति होती है, यहाँ पे एक ही दिशा में गति होती है, इसलिए इसको यूनी एक्सियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक उदाहरण और आप याद रखिएगा, कभी कभी उदाहरण पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूजन होता है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है और कौन सा नहीं है। तो जो टेम्पोरल और मैंडिबल बोल, जो टेम्पोरल और मैंडिबल, जो टेम्पोरल वर्सेस मैंडिबल, ये दोनों अस्थियों के नाम है। इन अस्थियों के बीच में भी आपको हिंज ज्वाइंट मिल सकता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं ये है कहाँ। अगर आप खोपड़ी का हिस्सा देख रहे होंगे, ये खोपड़ी का हिस्सा है, तो आप देखे होंगे खोपड़ी में ऊपर कुल मिला के 6 बोन होती है, 6 बोन होती है। एक आपकी फ्रंटल यहाँ पे है, एक ओसिपिटल यहाँ पे है, एक आपकी टेम्पोरल नीचे है, और ये आपकी पेरियंटल, ये पेरियंटल एक इधर पेरियंटल हो गई, और जो 2 बोन बच गई यहाँ से और यहाँ तक, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये आपका टेम्पोरल है। तो टेम्पोरल अस्थि से नीचे की तरफ जो नीचे का जबड़ा होता है, नीचे का जबड़ा, ऊपर का नहीं, नीचे का जबड़ा ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है। और इसीलिए जब खाना खाया जाता है तो नीचे का जबड़ा चलता है, ऊपर का जबड़ा अगर देखे तो ऊपर का जबड़ा ये है, ऐसे ऊपर का जबड़ा फिक्स होता है, नीचे का जबड़ा जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए ऊपर का जबड़ा कुछ नहीं करता, नीचे का जबड़ा जो होता है ना, वो चलायमान होता है, नीचे का जबड़ा चालू होता है, ऊपर का जबड़ा कोई चालू नहीं होता, वो फिक्स ज्वाइंट के रूप में माना जाता है। अगर कभी पूछ लिया कि टेम्पोरल और मैक्सिला के बीच में जो संबंध है वो कौन से ज्वाइंट्स का है, तो फिक्स ज्वाइंट के रूप में है। लेकिन अगर पूछ ले टेम्पोरल और मैंडिबल बोन के बीच में, ये आपका टेम्पोरल बोन है, ये आपका मैंडिबल बोन है, इन दोनों के बीच में जो संबंध बन रहा है वो कौन सा, हिंज ज्वाइंट का बन रहा है। तो यहाँ पे हिंज ज्वाइंट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि टेम्पोरल वर्सेस मैंडिबल के बीच में जो ज्वाइंट है, यह भी स्पेशली कौन सा ज्वाइंट है बेटा,
हिंज ज्वाइंट है और यूनिएक्सियल के रूप में इसको आसानी से देखा जा सकता है। इसे जिंगलस क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, जिंगलिमस जिंगिलिमस 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 ज्वाइंट के रूप में भी इसको जाना जाता है। जिंगिलिमस इसका उपनाम है, ठीक है। तो ये उदाहरण है टेम्पोरल मैंडिबल, उदाहरण एल्बो घुटना अंगुलियां, ये सब उदाहरण के रूप में उपनाम एक्सियल ज्वाइंट, उपनाम जिंगिलमस और हिंज ज्वाइंट के रूप में स्पेशली इसको जाना ही जाता है। ये इसके दो ज्वाइंट्स जो बेटा, तीसरे ज्वाइंट पे आते हैं। देखिए तीसरे ज्वाइंट की बात करें बेटा, ये तीसरा जो है वो कैंडेलाइड है। कैंडेलाइड ज्वाइंट, कैंडेलाइड ज्वाइंट, कैंडेलाइट ज्वाइंट को देखे बेटा, तो कैंडेलाइट जो ज्वाइंट पाया जाता है स्पेशली अगर देखिए तो यह दो दिशाओं में गति करने वाला होता है। कितनी दिशाओं में? दो दिशाओं में गति करने वाला होता है। और इसको अगर ध्यान से देखे तो यह कहाँ पे पाया जाता है, तो ऐसे में यहाँ पे जिस तरीके से आप सैडल को देखे होंगे कि अंगूठे में स्पेशल पाया जाता है, इसको अगर देखे तो मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में पाया जाता है। जैसे मान लो ये अंगुलियां है ना, या मैं लिख दूं फिर बताऊं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेटाकार्पल मेटाकार्पल एवं अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के बीच में। जैसे हमने कहा क्या, जैसे मान लीजिए ये अंगुली है, अंगुली में ऊपर एक बोन अंगुली में यहाँ होती है, दूसरी बोन अंगुली में यहाँ होती है, तीसरी बोन अंगुली में यहाँ होती है, तीन बोन एक अंगुली में होती है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा, जो लिखा बनी है, तो यहाँ और यहाँ जो ज्वाइंट्स पाया जाता है वो पाया जाता है हिंज ज्वाइंट। लेकिन यहाँ जो ज्वाइंट पाया जाता है आप इसके बीच में देखेंगे तो ऐसे थोड़ा सा गड्ढा टाइप का होता है, ऐसे होता है ना? और इसी के बीच में फंसी होती है अंगुली, ऐसे ऐसे फंसी होती है, ऐसे फंसी होती है। अब यह जो गति करेगी ना, वो थोड़ा सा इधर भी गति करेगी, थोड़ा सा इधर भी गति करेगी, और आगे भी करेगी, पीछे भी करेगी। जैसे अगर ध्यान से देखे, देखिए अंगुली है, अंगुलियों को ऐसे ऐसे अगल बगल में भी थोड़ा हिलाया जा सकता है, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे से अगल बगल में हिल रही है और आगे पीछे भी हिल रही है। मतलब कि दो दिशाओं में गति कर रही है, दाहिने बाएं भी कर रही है और आगे पीछे भी कर रही है। इसलिए इसको कैंडेलाइट ज्वाइंट बोला जाता है। और यहाँ पे दो दिशाओं में गति डिपेंड करती है, दो दिशाओं में। इसीलिए इसका जो उपनाम है उसको बाई एक्सियल के रूप में जाना जाता है। क्या? बाई एक्सियल का मतलब दो दिशाओं में गति, बाई मीन्स दो, बाई एक्सियल ज्वाइंट, बाई एक्सियल ज्वाइंट के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें कि कहाँ पे आपने देखना था, वहां पे मैंने दिखा दिया। अब ऐसे में अगर इसको देखें तो दो जगहों पे और आपको मिल सकती है। कहाँ पे बेटा देखने को मिल सकती है? जो ये आपका कलाई है ना, इसमें जो रेडियस है और जो कार्पल है, देखिए जैसे आप ऊपर से आए, ये रेडियस बोन है, रेडियस, ये आपकी अल्ना है, तो ये मतलब कि अग्रबाहुरी, ठीक है। ये रेडियस है अल्ना, और इसके ऊपर क्या है, एक बोन गई है जो ह्यूमरस है, जो कंधे में जुड़ जाती है। अब यहाँ के बाद अगर जो ज्वाइंट्स यहाँ पे आता है ना, इसी ज्वाइंट्स के बीच में, क्योंकि आपकी कौन सी ज्वाइंट्स लगती हैं, अब यहाँ पे इसके नीचे 6 छोटे छोटे गुटके, 7 छोटे छोटे गुटके लगे, 8 गुटके लगे होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। तो ऐसे में 1, ऐसे में 2, ऐसे में 3, ऐसे में 4, ऐसे में 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से 8 बोन लगी होती है, 8 बोन लगी होती है। और इसके बाद ये हमारा निकल आता है अंगुली वाला भाग और ये हथेली वाला भाग। तो एक जो यहाँ रेडियस और ये कार्पल, इसको कार्पल बोलते हैं, कार्पल। तो रेडियस और कार्पल के बीच में, इनके बीच में जो यहाँ पे जो संबंध बनता है ना, ये वाला जो मूवमेंट होता है, वहां पे भी कैंडेलाइट ज्वाइंट होता है। क्योंकि आप देखें तो कलाई को आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, दाहिने बाएं भी घुमा सकते हैं, आगे पीछे दाहिने बाएं। तो इसीलिए बेटा बाई एक्सियल ज्वाइंट कहते हैं। और अगर नाम दिया जाए कि किस कौन कौन सी बोन यहाँ पे देखी जा सकती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेडियो कार्पल भी इसी का एक उदाहरण। क्या? रेडियो कार्पल मतलब रेडियस और कार्पल के बीच में जो संबंध है उसे रेडियो कार्पल
के नाम से जाना जाता है, जो कैंडेलाइट जॉइंट का एक उदाहरण है। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा, दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये पूछता है कि रेडियो कार्पल निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट है, तो आप कैंडेलाइट ही लगाइए, आप याद रखेंगे। ठीक है, कैंडेलाइट ही आप यहाँ पे लगाएंगे। और एक जॉइंट देखिए, यहाँ और एक लिखिएगा इसी उदाहरण में, मेटाकार्पल और फैलेंजिज। मेटाकार्पल मेटाकार्पल लिखा तो हूँ, मेटाकार्पल और फैलेंजिज लिखा हूँ, इंग्लिश में लिख दिया, अंगुलियां लिख दिया हो, तो मेटाकार्पल एंड फैलेंजिज। फैलेंजिज बोलते हैं, फैलेंजिज। ठीक, ये एक है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो दो जगहों पे इसको देखने को देखा जा रहा है। ये अगर हमारी हथेली है, अगर ये हथेली है, तो हथेली वाला अगर ये भाग है और इसके ऊपर से एक बोन निकल जा रही है यहाँ के लिए, और एक बोन यहाँ से निकल जा रही है, ऊपर से दो बोन यहाँ पे लगी है, क्योंकि ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आपके 7 गुटके हैं, 7 गुटके हैं, और 5 उसके बाद कौन है आपकी मेटाकार्पल है, 5 अंगुलियों के बीच में लगे 5 मेटाकार्पल है। तो कहाँ कहाँ पे देखने के लिए, एक तो देखने को लिए यहाँ पे मिली अंगुलियों और मेटाकार्पल के बीच में, जो मैंने लिखा मेटाकार्पल और फैलेंजेज, तो ये मेटाकार्पल, ये फैलेंजेज है। और दूसरा क्या था बेटा यहाँ पे, रेडियो कार्पल, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है, और ये आपकी कार्पल है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी कार्पल है, तो इनके बीच में भी। लेकिन कभी अगर ये पूछा जाएगा ना कि इनके बीच में कौन सा ज्वाइंट है, ये जो मेटाकार्पल के बीच में जो 8 अस्थियां, इनके बीच में कौन सा ज्वाइंट है, तो वो अलग हो जाएगा, वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो जाएगा। इनके आपस के बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट होगा, इनके और इनके बीच में आपका कैंडेलाइड होगा, यहाँ भी कैंडेलाइड होगा, और यहाँ अंगुलियों में देखें तो ये आपका कौन सा होगा, हिंज ज्वाइंट होगा। तो सारे ज्वाइंट्स को इस तरीके से अगर देख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, और कभी भी आप इन प्रश्नों को आसानी से सरलता से पूरा कर पाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आते बेटा चौथे नंबर पे, और चौथा नंबर जो हमारा है बेटा वो है कौन सा, पिवट है। सैडल यही पढ़ लेते हैं, पहले सैडल पढ़ते फिर आगे चलते हैं। सैडल, ये बेटा सैडल ज्वाइंट। काठीदार संधि बोलते हैं। काठीदार का संधि का मतलब है जिस तरीके से ऊंट के ऊपर काठी होती है जिसपे लोग बैठते हैं, उसी तरीके से हमारे पूरे शरीर में एक ही जगह इसका उदाहरण है, और वो जो उदाहरण बेटा वो क्या है, हमारा अंगूठा है। क्या है, अंगूठा, अंगूठे में पाई जाती है। स्पेशली जो सैडल जॉइंट है वो अंगूठे में पाई जाती है। अंगूठे में अगर ध्यान से देखें, जो अंगूठा आपका है ये इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं, तो अंगूठे में 2 बोन आपको देखने को सब में 3 मिलेंगे, अंगूठे में आपको 2 बोन मिलेंगे, एक बोन ऊपर की है, एक बोन नीचे की है। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ के बीच में जो है वो कौन सा है, वो हिंज ज्वाइंट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ जैसे ही जुड़ता है ना, इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आकर के क्या है, एक जो आपकी बोन होती है कौन सी, मेटाकार्पल वाली, उनके बीच में अगर देखें तो जो अंगूठा है ना, अंगूठा इस तरीके से सेट होता है, ऐसे सेट होता है। जैसे ऊंट के ऊपर आप देखे होंगे ना, ऐसे काठी रखी जाती है, काठी रखी है जो बिल्कुल इसी में जाकर सेट हो जाती है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही मान के चलो कि एक बोन के अंदर ये फिक्स होती है, इसीलिए इसकी 2 दिशाओं में गति है, एक इधर में गति है, एक इधर भी दिशा में गति है, एक आगे है, एक पीछे है। इसका एक ही उदाहरण ही है, इसलिए कभी यह प्रश्न गलत होता ही नहीं है, बहुत आसानी से लोग इसको पूरा कर भी लेते हैं, संभावना कहीं भी बनती नहीं है। और अगर कभी भी जो दिशाओं में गति हो रही, अगर वहां कभी मूवमेंट पूछेगा तो आप याद रखिए, मूवमेंट या तो फ्लेक्शन होती है, या तो एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन होती है, या तो अडक्शन होती है, या तो अबडक्शन होती है, अबडक्शन होती है। तो एक दिशा में अगर गति होनी होगी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, जैसे आगे पीछे की। अगर 2 दिशाओं में गति है तो हमने कहा
कि आगे पीछे भी होगी, दाहिने बाएं भी होगी। जैसे हाथों को इस तरीके से उठाना तो दाहिने बाएं उठता है, लेकिन एक दिशा मुड़ने का मतलब आगे पीछे मुड़ती है। तो ठीक है बेटा, तो सैडल जॉइंट का एक ही उदाहरण है, इसी यहाँ पे जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी पूछा गया कि कांटेदार जो संधि होती है वह कौन सी एक्सियल का एक उदाहरण है, तो यह भी बाई एक्सियल है, बाई एक्सियल जॉइंट, बाई एक्सियल जॉइंट का एक उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें बेटा, इसका जो पांचवा भाग है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट को हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं कीलदार संधि। कीलदार संधि, पिवट जॉइंट को कीलदार संधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर कीलदार संधि, पिवट का मतलब ये होता है कि एकाएक जहां से मुड़ जाए, शरीर से मुड़ जाए। पिवट अगर शब्द पूछा जाए, पिवट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हमारे ये बास्केटबॉल से संबंधित है। खिलाड़ी को चकमा देने के लिए, जैसे हमने इस तरीके से हम खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हैं कि दोनों पैरों को इस तरीके से करके, और हमारे हाथों में क्या है, ये बॉल है, ऐसे करके सामने बॉल है। कोई खिलाड़ी लेने के लिए आता है, अगर बॉल को छीनने के लिए आता है, तो हम क्या करते हैं, मूवमेंट को सिर्फ क्या करते हैं, एक पैर पे ऐसे घुमा देते हैं। ये पैर क्या करते हैं, करके इस पैर को घुमा लेते हैं, इधर करते हैं और फेस जस्ट अपोजिट कर देते हैं। इसी को कहते हैं पिवट कर गया। क्या कर गया, पिवट कर गया। तो अगर पिवट की बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे पिवट होता है, तो ऐसे में स्पेशली अगर देखा जाए तो पिवट जो जॉइंट है, इसे भी यूनिएक्सियल की श्रेणी में रखा गया है। एक ही दिशा में गति इसकी मानी जाती है। और यह स्पेशल अगर देखा जाए पिवट जॉइंट को, तो ये हमारे किसमें पाई जाती है बेटा, हमारे हेड में पाई जाती है, मतलब कि सिर में पाई जाती है। इसका उदाहरण सिर में है। और सिर में भी अगर स्पेशली कभी पूछ ले सिर कहाँ है, तो ऐसे में बेटा एटलस, जो हमारी बैकबोन होती है, उसकी जो पहली और दूसरी बोन होती है, उसे एटलस और एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटलस एंड एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं। इसी एटलस और एक्सिस के बीच में पिवट जॉइंट आपका देखा जाता है, जिसका एक आसानी से उदाहरण देखिए, जिसका उपनाम जो बनेगा, क्योंकि एक ही दिशा में गति होती है, एक दिशा में, इसलिए इसको यूनि बोलते हैं, यूनिएक्सियल। इसलिए इसको बेटा क्या बोलते हैं, यूनिएक्सियल मूवमेंट के रूप में इसको जाना जाता है। तो आई थिंक इतना भी क्लियर होगा, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात की जाए दूसरे बेटा, लास्ट वाला जो आपका छठवां है, उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट या ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट की अगर बात करें बेटा, तो यह है एक तरीके से, अगर पूछा जाए कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में स्पेशल अगर देखा जाए तो दो तो स्पेशल है, बाकी और मैं भी चर्चा करता हूँ। दो पहले स्पेशल देख ले कि जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, दो जगह स्पेशल कहाँ पे है। तो ऐसे में या तो कहा जाए किसमें, कलाई में। एक बार प्रश्न यह पूछा जा चुका है 2010 वाली परीक्षा में, कलाई और क्या, टखना। टखना का मतलब एंकल, ठीक है, या तो रिस्ट में या तो आपके एंकल में। ठीक है, या तो रिस्ट मीन्स कलाई में, या तो टखने में, पैरों के जहाँ पे आपकी मेटा टार्सल है। तो यहाँ पे या तो अगर बोन्स का कभी चर्चा हो जाए तो ज्यादा क्लियर हो जाता है ये प्रश्न। और ऐसे में अगर बोन पूछी जाएगी, तो ऐसे में कार्पल बोन, कार्पल और ये टार्सल। कहने का मतलब है कि जो हमारा हाथ है, हाथ के बाद जो हमारी कलाई जहाँ शुरू होती है, कलाई के बीच में 8 बोन हमने बताया इस तरीके से, 5 बोन ऊपर की तरफ और 3 बोन यहाँ नीचे की तरफ होती है, जिसे 5 3 8 से ये होते हैं। 8 के बीच में जब कोई मूवमेंट होती है तो वह ग्लाइडिंग होती है। यहाँ पे कोई दिशा नहीं होती है, ये कहाँ जा रही, कैसे जा रही, कोई दिशा, दिशा कहाँ से मिलेगी, दिशा आपको यहाँ से मिलेगी, कंडेलाइट से मिलेगी। यहाँ से कोई दिशा आपको नहीं मिलती है, इसलिए इसको उपनाम की श्रेणी में देखे तो इसको नॉन एक्सियल जॉइंट बोलते हैं, नॉन एक्सियल जॉइंट, इसको नॉन एक्सियल जॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगर देखें कि कौन सी मूवमेंट इसमें की जाती है नॉन एक्सियल में, तो जब आप डोर्सी फ्लेक्शन करते हो, प्लांटर फ्लेक्शन करते हो, इन्वर्जन और इवर्जन करते हो, तो यहाँ पे आपका ग्लाइडिंग मूवमेंट ही चलता है, याद रखिएगा। मूवमेंट में अगर देखें, प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, डोर्सी
प्लैंटर फ्लेक्शन, डोर्सी फ्लेक्शन और इन्वर्जन और इवर्जन। इन्वर्जन और इवर्जन, ये चारों जो मूवमेंट होती है ना, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट के ऊपर होती है, इसलिए यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। और ग्लाइडिंग मूवमेंट के दो और उदाहरण है, इनको भी देखिएगा, कभी कभी इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वहाँ कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे अगर देखें तो एक जो क्या बोले उसे, एक तो हो गया आपका, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं इधर जगह कम बची तो यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको आप राइटिंग में कर लीजिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। इसी का उदाहरण है ये, एक इंटर कार्पल बोलते हैं, इंटर कार्पल मतलब कार्पल के अंदर, कार्पल के अंदर जो कलाई के अंदर जो पाई जा रही है उनको इंटर कार्पल। एक होता है बेटा इंटर टार्सल, इंटर टार्सल मतलब कि टार्सल के बीच, टार्सल के अंदर, मतलब जो 7 बोन्स यहाँ पे टकने में है, उन 7 बोन्स के अंदर भी, यहाँ पे 8 बोन्स की चर्चा, यहाँ पे 7 बोन्स की चर्चा, ठीक है। इनके बीच में जो ज्वाइंट होगा वो आप देखने को वहां मिल जाएगी। और आपको एक इंटरनो क्लेविकुलर के रूप में भी देखा, कभी कभी प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा, इंटरनो क्लेविकुलर, क्लेविकुलर ज्वाइंट। इंटरनो क्लेविकुलर का मतलब क्या बेटा, एक आपकी हमने बताया कि क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन और जो आपकी स्टर्नम बोन है उसे इंटरनो इसीलिए बोला गया, इसीलिए उसको कहा है इंटरनो क्लेविकुलर। स्टर्नम एवं क्लेविकल के बीच के संबंध है। स्टर्नम बोन का मतलब आप समझ लीजिए थोड़ा सा, तो चेस्ट पे एक बोन होती है इस तरीके से सीधी, जहां से रिब्स जुड़ करके आपके बैकबोन से जुड़ती हैं, रिब्स जहां से जुड़ी है एक ये, और इसी में एक बोन होती है जो यहाँ से जुड़ती है और वो चली जाती है कहाँ पे, यहाँ आपके कंधे पे। कंधे का मतलब ये है कि आपके स्कैपुला में चली जाती है, ऐसे करके, सॉरी ऐसे, ठीक है, ये चली जाती है यहाँ पे, जुड़ जाती है यहाँ पे, और यहीं से आपकी ह्यूमरस निकल करके आगे की तरफ ऐसे निकल जाती है यहाँ से। यहाँ पे गेट गड्ढा होती है, लेकिन यहाँ पे जो संबंध होता है ना, ये फिसलने वाली संधियों का एक उदाहरण याद रखें। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एक उदाहरण ये भी है, कौन सा, स्टेनोक्लेविकुलर। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है, कंफ्यूजन बन जाता है। अगर वो पूछ लेता कि निम्नलिखित में से ग्लाइडिंग ज्वाइंट का एक उदाहरण है, और वो प्रश्न में देता कौन कौन सा, एक प्रश्न में देता आपका इंटरनल इंटरकार्पल, इंटरटार्सल, और तीसरे में देता इंटरनो क्लेविकुलर, और चौथे में देता उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवें में देता कि निम्नलिखित में से सभी, उपरोक्त सभी। तो ज्यादातर लोग जानते हैं, अगर ये यहाँ पे तो समझ जाएंगे दोनों, अगर ये थोड़ा भी कंफ्यूज कर जाए तो उपरोक्त में से अधिक पे लगा देंगे, सभी छोड़ करके अधिक पे लगा देंगे, दो सही है। तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इंटरनो जो क्लेविकुलर है वह भी इसी का ही एक भाग है, इससे आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। तो बेटा ये जॉइंट्स का पार्ट है, ये जॉइंट्स का पार्ट मैंने खत्म किया। एक बार मैं माइक खोल देता हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पूछ लीजिए, नहीं तो मैं सीधा आपको ले चलूंगा अगले वाले, इसी के अगले टॉपिक पे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? नहीं सर। हेलो, है ना, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, क्लियर है तो आगे चलते हैं। आपको देखिए समय कम है, थोड़ा समझने की जरूरत है, जहाँ पे कंफ्यूजन हो सर कंफ्यूजन को आप, सर एक चीज जी बोलिए, हेलो बोलिए सर, ये जो जॉइंट में है सर, सबसे नीचे क्या लिखा है सर? ये थोड़ा क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर से बोलिए, समझ नहीं पाए। जो हिंज जॉइंट जो है सर, हिंज जॉइंट के नीचे क्या लिखा है सर? जो सबसे नीचे लिखा है सर, ये जिंगलिमस, इसको हाँ जिंगलिमस ज्वाइंट भी कहते हैं, इसका उपनाम है ये। एक बार कहीं के प्रश्न पूछा गया, याद नहीं आ रहा है कि निम्नलिखित में से जिंगलिमस ज्वाइंट के रूप में किसे जाना जाता है, तो जिंगलिमस ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट को ही बोलते हैं जी। ओके सर, थैंक सर बोल दीजिए, किसको कोई बोल, जी बोल दीजिए। सर इसमें सर जॉइंट में जो सर जो ये ऊपर लिखा है यूनी एक्सेल के बाद क्या लिखा है? यूनी एक्सियल के बाद सर हिंज जॉइंट में, हिंज जॉइंट में, अच्छा हिंज जॉइंट पे, यूनी, जी जी यूनी ये एक्सेल, हाँ सर टेम्पोरल और मैंडिबल है सर। टेम्पोरल और मैंडिबल की बात की थी मैंने, ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल, अरे अच्छा थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा यार, सही कह रहे हैं, टेम्पोरल है ये, टेम्पोरल बोन है, और मैंडिबल
मतलब कि टेम्पोरल बोन जो होती है, हमने कहा था कि वो सिर की एक हड्डी है जो कानों के नजदीक है, और कानों के नजदीक में आपका नीचे वाला जबड़ा जाकर के जुड़ता है, इसलिए टेम्पोरल और मैंडिबल के बीच में हिंज जॉइंट पाया जाता है। ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि एल्बो हो गया, घुटना हो गया, अंगुलियां हो गई, यहीं पे रुक जाते हैं, जबकि यह भी टेम्पोरल बोन का एक उदाहरण है। आई थिंक क्लियर है। आगे बढ़ू बेटा? जी सर। आगे बढ़ता हूँ, जी सर। आगे बढ़ता हूँ ताकि जल्दी जल्दी खत्म भी होता रहे, कोई दिक्कत भी ना हो। आप कहीं समझ में ना आया करे, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो कि समझ में आना चाहिए। एक मिनट। चलो आगे आते हैं। हमने कहा एक आपको और देखने की जरूरत है। एक प्रश्न अभी जो हमने बोला था ना, यहाँ 3 प्रकार के प्रश्न है। एक जॉइंट्स है, एक जॉइंट्स मूवमेंट है, मतलब संधियों की गति है, एक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार मैं यहाँ बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाए। एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा जॉइंट्स से। अगर पूछा गया जॉइंट्स कितने होते हैं तो आप बताएंगे जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। इनमें भी अगर पूछा जाए कि जो चल संधि है, चल संधि है, उसके कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे 6 प्रकार है। 6 प्रकार है। एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है संधियों की गति, मतलब कि क्या जॉइंट्स मूवमेंट, क्या जॉइंट्स मूवमेंट। अगर ये पूछा गया जॉइंट्स मूवमेंट, संधियों की गति इसको बोलते हैं। संधियों की गति कितने प्रकार की होती है, संधियों पर गति, एक तरीके से संधियों पर गति कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ बताएंगे संधियों पर गति 4 प्रकार की होती है, जिसकी चर्चा अभी मैं तुरंत करने वाला हूँ। संधियों पर गति। एक प्रश्न पूछा था डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट मतलब दिशा में गति। संधियों पर जो गति होती कितनी दिशाओं में होती है, तो यहाँ भी 4 दिशाओं में होती है, जिनमें से एक नॉन एक्सियल है कि उनकी कोई गति नहीं होती। 3 दिशाओं में गति होती, एक विदाउट गति की होती है। तो दिशा की अगर बात हो कि 3 ही होती है, एक तो नॉन एक्सियल हो जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इनकी इन्हीं तीनों पॉइंट की चर्चा हमको करनी है, इनकी चर्चा करनी है। ये 2 हमारे कवर हो गए। अब इनकी ज्वाइंट्स और डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन को देख लेते हैं। डायरेक्शन बहुत छोटा सा है, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत डायरेक्शन को पढ़ लिए हैं किसमें, ज्वाइंट्स में, तो इसको जरूरत है। अगला मेरा टॉपिक अपना डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, दिशा में गति। दिशा में गति, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें सिर्फ 3 दिशाओं में गति होती, एक नॉन एक्सियल होती है। अगर पहले की बात करें बेटा, तो एक ऐसी होती है जिनकी कोई दिशा ही नहीं होती, उन्हें बोलते हैं नॉन एक्सियल। नॉन एक्सियल मूवमेंट। दूसरी जो आपकी है बेटा, वो है क्या, यूनि एक्सियल। ये बिना किसी दिशा में, बिना दिशा की, बिना दिशा के जो होगी वो कौन सी होगी, हमने कहा था इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और स्पेशल अगर चर्चा की जाए तो बेटा, जो हमारी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट में कौन कौन आता है, रिब्स के अंदर एक जो ज्वाइंट्स होगा वो भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट का उदाहरण होगा। और स्पेशली अगर देखें तो यहाँ पे 2 चीजें ऐसी है जो आपको दिख जाती है ग्लाइडिंग ज्वाइंट में। क्या बेटा, एक हमने कहा था इंटर कार्पल और इंटरटार्सल, और एक इंटरनो क्लेविकुलर। इंटरनो क्लेविकुलर, ये मतलब एक आपके कलाई में, एक आपके टखने में पैरों के, और एक आपके क्लेविकल और स्टर्नम के बीच में, इंटरनो क्लेविकुलर उसको बोलते हैं। तो ये बिना दिशा की गति होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट में होती है, इसीलिए इनको नॉन एक्सियल के रूप में जाना जाता है, मतलब किसी दिशा में इनकी कोई गति नहीं मानी जाती है।
अगर दूसरी चर्चा यहाँ पे करें बेटा तो हमारा कौन सा है, यूनी एक्सियल है। और यूनी एक्सियल के उदाहरण को देखें तो यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण हमारे क्या बेटा, हिंज ज्वाइंट है। हिंज ज्वाइंट है। और मैंने अभी लिखवाया था तो वहां बताया भी था कि हिंज ज्वाइंट मतलब एक दिशा में गति। क्या बेटा, एक दिशा में गति है। और ऐसे में बात करें तो हमने कहा था फेलेंजेस के बीच में, मतलब अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों में, घुटने में, और क्या बोलते हैं इसको, एल्बो को हिंदी में क्या बोलेंगे सर, एल्बो लिख देते हैं, कोहनी 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 कोहनी। हाँ, एल्बो या कोहनी, कोहनी में। ठीक है। तो यहाँ आप इस इनको यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिएक्सियल में। अगर दो दिशा, दो हो गई बेटा। अगर तीसरी चर्चा करें तो एक हो गई बिना गति के, एक एक दिशा में, एक है दो दिशाओं से, बाई एक्सियल बोलते हैं, बाई एक्सियल बोलते हैं। हिंदी में कहें ये एक दिशा में थी तो ये दो दिशा में, दो दिशा में गति, दो दिशा में गति, इसी को बाई एक्सियल के रूप में जाना जाएगा। यूनिएक्सियल में मैंडिबल और मैक्सिबल भी होगा ना? हाँ 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 हाँ, वो लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख लीजिएगा। यूनिएक्सियल में मैंडिबल, मैंडिबल एंड, नहीं मैंडिबल नहीं, मैंडिबल एंड टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन, ये आएगा। ठीक है। बाई एक्सियल में जाए तो दो दिशा में गति है। और दो दिशा की गति की बात करें तो यहाँ पे जो उदाहरण के रूप में देखें, ज्वाइंट्स में देखें तो दो ज्वाइंट्स आपको मिलते हैं। एक तो कांडेलाइड मिलता है, लाइड मिलता है, और दूसरा जो मिलता है यहाँ पे हमको मिल जाता है क्या, वो उसका क्या नाम है, सैडल। ये दोनों ही जो ज्वाइंट्स है ना, ये आपके कौन से हैं, बाई एक्सियल के रूप में, क्योंकि दो दिशा में गति होती है। और गति की बात करें, अगर यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ फ्लेक्शन होगा और एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन होगा, फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा। लेकिन यहाँ पे देखे तो यहाँ दो दिशाओं में गति है, तो फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, मतलब है अंडरव्यू खुलेगा। क्या बेटा, सैडल जॉइंट में है ना फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और अडक्शन और अबडक्शन, अडक्शन और अबडक्शन, ये क्योंकि दो दिशा में गति, एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई, मतलब आगे पीछे एक दिशा मानी जाती है। ठीक है, आगे और पीछे मतलब एक दिशा में गति हो रही है। लेकिन अगर ये दाहिने बाएं भी होने लगे तो इसका मतलब अडक्शन और अबडक्शन भी है, जिनमें से अडक्शन नजदीक आना, अबडक्शन का मतलब शरीर दूर जाना। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है बाई एक्सियल में। इसके बाद बेटा जो इसका तीसरा उदाहरण है वो क्या है, मल्टी एक्सियल है। ये कोहनी के जोड़ को क्या बोलते हैं, सैंडल ज्वाइंट? क्या सैडल, कोहनी का जोड़ है कोहनी बेटा, के जोड़ कोहनी का को, जोड़ तो आता है इसमें, कोहनी के जोड़ हिंज ज्वाइंट है, वो यूनी एक्सियल हिंज ज्वाइंट, ये वाला अच्छा हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। कोहनी। तो सर ये जो जी अबडक्शन एडक्शन ये फिर इसमें बाय एक्शन में होता है, इसमें नहीं होगा हाँ भाई, हिंग ज्वाइंट में? इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, हमने कहा कि इसमें जो गति होती है आगे पीछे और एक दिशा में होती है, तो एक ही दिशा में होगी। अगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है तो एक ही दिशा में फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। अडक्शन अबडक्शन जहां पे होगा ना, उनमें 100% फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा ही होगा। आप चाहे जो भी उदाहरण देख लो, चाहे जहां भी देखोगे, अगर किसी में अडक्शन और अबडक्शन हो रहा है तो उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा ही होगा। लेकिन जिसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, जरूरी नहीं है कि अडक्शन और अबडक्शन हो। इसलिए कहा जाता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक दिशा में है और ये दोनों दिशा मानी जाती है। इसके बाद बेटा आ गया मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल का मतलब है कि बहुत दिशाओं में गति, दो से अधिक, दो से अधिक दिशाओं में गति, इसको कह सकते हैं दो से अधिक दिशा में गति।
एक यहाँ पे उदाहरण मैंने नहीं लिखा है, यहाँ लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हिंज जॉइंट लिखा था, यहीं पे आप एक और डाल लीजिएगा, और वो डाल लीजिएगा, क्या बोलते हैं, पिवट जॉइंट। इसके उदाहरण में यूनी एक्सियल में पिवट और हिंज जॉइंट है, बाई एक्सियल में स्पैंडिलाइड और सैडल है। इसमें क्या है, आपका ग्लाइडिंग जॉइंट है। 5 यहीं पे हो गए, 6 आपका लास्ट में मिलता है, और जो 6वां आपका जॉइंट है ये इसमें आ जाएगा, जो 2 से अधिक दिशाओं में है, मतलब फ्री चलायमान है, वो है बेटा आपका कौन सा, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहाँ आल मूवमेंट लिख सकते हैं। तो ये बेटा हमारा दूसरा टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पे अगर किसी को ना समझ में आए तो एक बार जल्दी पूछ लीजिए, नहीं तो मैं सीधा चलूंगा इसके तीसरे टॉपिक पे। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट जल्दी बोलो। नहीं, बस इरेज के लिखना लिए मत करो। 3 नंबर तक मिटा दीजिए, चौथा नंबर छोड़ दीजिए। कोई बेटा हमारी बात सुनो, ऐसे में इरेज करना करेंगे तो मजा नहीं आएगा। वहां मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ ना, तो वहां से लिख लिया करूँ, और या तो फिर एक बार जरूर कोशिश किया करो आप जाकर के रिकॉर्डिंग में, जब रिकॉर्डिंग से देख के लिखोगी ना तो मजा आएगा और याद भी ज्यादा होगा। और यहाँ जल्दी जल्दी लिखोगी ना तो या तो लिखने में मन लगेगा या तो पढ़ने में मन लगेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको बना रहेगा। मैं समझ सकता हूँ समय के अभाव में आप थोड़ा ऐसा करते हो, लेकिन कोशिश करो थोड़ा समय निकालोगे ना तो और मजा आएगा। आप जब फ्री होकर के लिखते हो ना तो समझ समझ के लिखते हो, और आपका भी वहां पे दिमाग काम करता है कि यार ऐसा और अच्छा हो सकता है। पढ़ते समय कोशिश करो कि ज्यादातर यहीं पे फोकस हो, तो और सर ये मजा जो आएगा। आप बताए, ये जो आप बताए हाँ सर, ये 4 है ना? हाँ, 4 है। अगर चार देखिए दिशा 4 की है, बात की जाए तो 3 नहीं दिशा ना? 3 नहीं। हमारी बात सुनिए, अगर दिशा की बात की जाए तो दिशा तो 3 ही मिलेगी। या तो एक दिशा मिलेगी, या तो 2 दिशा मिलेगी, या तो बहुत दिशा मिलेगी। जिनकी कोई दिशा ही नहीं है तो डायरेक्शन उनका कैसा? उनको नॉन एक्सियल बोला जाता है, लेकिन क्योंकि एक बार यह प्रश्न कहीं पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पूछा गया था कि संधियों पर कितनी दिशाओं में गति संभव है, तो 3 ही सही है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा नॉन एक्सियल बता जरूर दे रहा हूं, लेकिन दिशा 3 ही होगी, क्योंकि ग्लाइडिंग का कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो मतलब कोई दिशा नहीं होती है, क्योंकि मूवमेंट सर तो है। अगर मूवमेंट पूछता तो होता, लेकिन दिशा नहीं वहां पे। वो जान जी। सर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पूछेगा तो 3 ही प्रकार लगाएंगे या 4? 3, हाँ 3 पे डायरेक्शन में 3 लगा 3 देगा। में। अगला, अगर देखिए अब ये पूछता है प्रश्न, ज्वाइंट्स ऑफ मूवमेंट, ज्वाइंट्स ऑफ मूवमेंट, संधियों की गति को ज्वाइंट्स ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। सर अब यहाँ पे जी, सर ये जो नॉन एक्सियल होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी दिशा में कोई गति नहीं होती है, वो ग्लाइडिंग ही तो होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो अभी सर यहाँ भी जैसे इसको जैसे देखेंगे। जैसे सर कलाई का जोड़ है, तो कलाई के जोड़ में सर वो उसमें मूवमेंट तो होता है किसी भी दिशा में। भाई मूवमेंट तो है, दिशा नहीं है। मैंने कहा दिशा विहीन है, मूवमेंट तो है ही है। भाई आप अपने कलाई को ऐसे से मोड़ते हो ना, ऐसे से करते हो। अब मानो मेरा एक ऐसे सुझाव मानो, जैसे मान लो आपने हाथ में या कह लो जो आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में जहाँ पैडल चलती है उसमें से गोल गोल बहुत सारे छर्रे लगे होते हैं, गोल गोल ऐसे लगे होते हैं, और इसी के ऊपर वो क्या करती है, साइकिल का जो पैडल होती है नाचती है। अब जब ये नचाता है ना, जब इसमें ऐसे राउंड भरता है, यहाँ से एक कुछ निकलता है ऐसे करके, मान लो पैडल यहाँ पे लगी है और दूसरी पैडल आपकी यहाँ पे ऐसे लगी है। जब इसको आप चलाते हो ना तो ये नाचता जब है तो ये छर्रे इसी में गोल गोल घूमते हैं, गति हो रही है, लेकिन उनकी कोई गति क्लियर नहीं। जैसे मान लो एक गोली यहाँ पे हो, एक गोली यहाँ पे हो, 2 गोली हो, और मैं दे दूं हाथ इनको रगड़ना है, रगड़ने के बाद दिशा तो उनकी हो रही है, लेकिन कौन सी दिशा हो रही है बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। इसीलिए इनको दिशा विहीन गति कहा जाता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट को दिशा विहीन गति कही जाती है। गति है लेकिन दिशा विहीन है, इसीलिए हमने नॉन एक्सियल को वहां पे रखा ग्लाइडिंग मूवमेंट में। और नॉन एक्सियल का मतलब कोई दिशा नहीं है, लेकिन मूवमेंट कौन सी होती, ग्लाइडिंग होती है, घुमावदार, लगड़दार। समझ में आया कि नहीं? तो सर क्वेश्चन में अगर नंबर पूछ लेगा हाँ हाँ, कितनी दिशा में नंबर गतियां होगी, कितने तो प्रकार 4 की है? तो 3 4 नहीं, होगा ना ये सर? प्रश्न एक बार नहीं, हमारी बात सुने। जी जी जी, जब दिशा की ठीक सर, अगर हाँ। पूछेगा कि संधियों में गति कितने प्रकार की है तो 4 प्रकार की है, लेकिन अगर पूछेगा कि संधियां
कितनी दिशाओं में गति करती है, तो 3। याद रखिएगा, ये प्रश्न एक बार पूछा गया, आप लोग ढूंढोगे तो मिलेगा, और मैंने क्विज में भी कहीं दिया है, आपको याद नहीं है लेकिन दिया है मैंने जरूर कहीं ना कहीं। अब देखिए, अब पूछ रहा बेटा, अब ये जो प्रश्न आप पूछ रहे थे ना, वो वाला प्रश्न आपका आ गया कि ज्वाइंट्स ऑफ मूवमेंट, संधियों में गति, संधियों की गति में गति, क्या संधियों में गति या संधियों की गति, संधियों की गति, सॉरी में नहीं, संधियों की गति। तो जो संधियों की गति है बेटा, अब यहाँ पे देखें तो 4 प्रकार की संधियों में गति पाई जाती है। कौन कौन सी? या तो गति होगी ग्लाइडिंग, या तो गति होगी ग्लाइडिंग, इसे बोलते फिसलने वाली। इसकी जो दूसरी गति होगी उसे बोलते हैं एंगुलर। अभी बताता हूं, चिंता न कीजिएगा। एंगुलर, एंगुलर सब में मूवमेंट लगा दिए, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर का मतलब कोणीय गति, फिसलने वाली कोणीय गति। तीसरी जो होगी बेटा उसे रोटेटरी बोलते हैं। अभी इसको आप लोगों ने यहाँ नहीं देखा, आप देखेंगे यहाँ पे रोटेटरी, रोटेटरी मूवमेंट। मूवमेंट भी लिखता जाओ ना, इस कंफ्यूजन हो जाएगा, सब में मूवमेंट लगा, याद रखिएगा। रोटेटरी मूवमेंट इसे बोलते हैं। अगर रोटेटरी की बात आई तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? रोटेशन, मतलब कि घूर्णन गति, घूर्णन घूर्णन घूर्णन, घूर्णन गति गति। घूर्णन गति। और अगला जो है वो सर्कमडक्शन मूवमेंट। सर्कमडक्शन मूवमेंट, सर्कमडक्शन मूवमेंट क्या बोलेंगे भाई? अगर इसको घूर्णन बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, समझिएगा। चक्रीय, चक्रीय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चक्रीय, चक्रीय, चक्रीय गति, ये चक्रीय गति। अब देखिए, हमने कहा या तो फिसलने वाली गति होगी, या तो कोण में गति होगी, या तो घूर्णन में होगी, या तो चक्रीय होगी। यही 4 प्रकार की संधियों पे गति होती है स्पेशल। अगर बात करें जो ग्लाइडिंग की बात हो रही ना, तो ग्लाइडिंग में अगर बात करें तो इसी को नॉन एक्सियल में रखा गया है, नॉन एक्सियल में रखा गया है। ये मतलब कि नॉन एक्सियल मतलब इनकी कोई दिशा नहीं होती है, विदाउट दिशा की गति मानी जाती है, नॉन एक्सियल मानी जाती है, फिसलने वाली मानी जाती है। और अगर इसमें एंगुलर की बात करें ना, एंगुलर की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके से, एक तो यूनिएक्सियल, उसमें कोण, जैसे इसको करंट कोण में गति हुई, इसको कोण बन रहा है, और जब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, दाहिने बाएं घुमाते तो भी कोण बनता है, तो यूनिएक्सियल और बाई एक्सियल दोनों ही मूवमेंट यहाँ पे आते हैं। और मैं भी बताता हूँ कौन कौन से आएंगे, तो भी आप ध्यान देते रहिए। पहले इसको देख लीजिए, तब अगले में चलते हैं। रोटेटरी मूवमेंट, जब घूर्णन की गति आएगी तो यहाँ पे मान के चलिए कि जो एक्सियल में दिशा की बात होगी तो इसको मल्टी ही बोलते हैं, मल्टी एक्सियल का एक भाग है, मल्टी एक्सियल का भाग है। और जब इसकी चर्चा होती तो अभी मल्टी एक्सियल का ही भाग माना जाता है। अब आइए गति देखते हैं, गति कौन कौन सी होती है। ये तो था दिशा इनकी मिली, तीन की दिशा यही होती है। अगर अब अगली बात करिए बेटा, तो जो नॉन एक्सियल जॉइंट होता है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ 3 जगहों पे हमको देखने को मिला था। हमने कहा था 3 वो दिशा, 3 जगह कौन कौन सी हो सकती है? या तो इंटरकार्पल हो सकता है, इंटरकार्पल हो सकता है मतलब कि हाथों कलाई में। दूसरा हमने कहा इंटरटार्सल हो सकता है, इंटर टार्सल हो सकता है मतलब पैरों में। और तीसरी जो हमने यहाँ पे चर्चा की, अगर उसकी बात करें तो इंटरनो क्लेविकुलर, मैंने चर्चा की थी अभी। इंटरनो, सर ये घोड़न वाले पे 180 डिग्री होगा, और ये चक्री हाँ, वाले अगर पे यहाँ देखिए, अगर यहाँ घूर्णन की बात करें तो 180 डिग्री पे होगा, हाँ, और यहाँ इसका 360 पे होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी याद रखना है कि मल्टी तो दोनों में है, लेकिन कंफ्यूजन ना बनने पाए। कंफ्यूजन बना अब देखिए यूनिएक्सियल,
हाँ, यूनिएक्सियल बाइएक्सियल मतलब दो दिशा, अगर कोणीय गति हो रही दो दिशाओं में गति होगी। या तो यहाँ देखें तो जो देखने को मिलता है क्या क्या गति हो सकती है, तो आप अगर उसमें जाए, किसमें, अगर संधियों पे जाए तो संधियों पे हमने कहा था कि यहाँ पे दो थे, एक तो सैडल ज्वाइंट आपका, सैडल ज्वाइंट जो अंगूठे में जोड़ है, और दूसरा जो मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच में है, मेटाकार्पल ऑब्लिक क्या फैलेंजेस, मतलब अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों और मेटाटार्सल के बीच में जो है, मैंने यहाँ की बात की, जब यहाँ जाए यहाँ से मोड़ रहे हैं, यहाँ देखिए आगे पीछे मुड़ रहा है और दाहिने बाएं भी हो रहा है, तो दोनों ही यहाँ पे आ जाता है। तो अगर ज्वाइंट्स की बात करें तो सैडल भी हो सकता है, और सैडल के साथ और कौन सा होता है भाई, क्या बोलेंगे उसे, कैंडेलाइट, कैंडेलाइट ज्वाइंट। ये सर ये मेटाकार्पल और क्या लिखे हो? में मेटाकार्पल और फैलेंजेस, फैलेंजेस मींस अंगुलियां, फैलेंजेस समझ आई थिंक आ रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? उसी को मैं बार बार घुमा फिरा के बता रहा हूँ ताकि समझ में सारी चीजें आ जाए, और कैसे प्रश्न पूछा था मैं लास्ट में फिर से बात बताऊंगा। देखिए जब रोटेटरी मूवमेंट की बात आती है तो आप याद रखिए कि रोटेटरी मूवमेंट आप देखते हैं, रोटेशन देखते हैं आप, रोटेटरी में सबसे पहला क्या देखते हैं, हाँ एंगुलर बोलिए, कोणीय गति, एंगुलर में रेडियस और मेटा कार्पल के बीच में भी होगा, वो भी आ और जाएगा, टार्सल और फैलेंजेस के बीच में। बिल्कुल दोनों ही होगा लिखा रहेगा तो हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रेडियो कार्पल भी लिख देता हूँ। रेडियो मैं पहले बता चुका हूँ आप सबको, इसको फिर भी बता देता हूँ, रेडियो कार्पल के बीच में आप रेडियो कार्पल भी इसको देख सकते हैं, और मेटाकार्पल और फैलेंजेस पे भी देखते हैं, मेटाकार्पल फैलेंजेस तो लिख दिया हूँ, रेडियो कार्पल पे देख सकते हैं, मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच देख सकते हैं, और बाकी अन्य जगहों पे देखें तो बस यहाँ पे आप समझे तो आई थिंक ज्यादा ठीक है। अब बाकी क्योंकि दो दिशाओं की, अगर एक दिशा की चर्चा करनी हो तो आप ऐसे में कह सकते हो कि हिंज ज्वाइंट का पूरा अगर एंगुलर की बात की जाए तो सैडल ज्वाइंट, कैंडेलाइट, और इसमें हिंज ज्वाइंट भी आएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, कंफ्यूजन हो जाए, हिंज ज्वाइंट भी आएगा, हिंज ज्वाइंट भी आएगा। और अगर नॉन एक्सियल की चर्चा और जानते हैं यूनी एक्सियल की चर्चा हो रही है तो इसी में पिवट भी आएगा। तो देखिए पिवट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, कैंडेलाइट, सैडल, ये सारे एंगुलर के मूवमेंट है। तो 4 मूवमेंट यहाँ हो गया, एक 5 हो गया, छठवां आपका बच रहा, छठवां दोनों इसी का भाग ही हो जाता है। तो हमने कहा देखिए एक तो आपका रोटेटरी आ जाएगा यहाँ पे, रोटेटरी मूवमेंट, रोटेटरी का मतलब जो 180 डिग्री तक रोटेट करे, इसी में सुपाइनेशन और प्रोनेशन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, और इसी के साथ करें तो जो कंधे पे रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन, और इसी के साथ आप एक और ले सकते हैं क्या, एलिवेशन और नहीं क्या बोलेंगे, इवर्जन और इन्वर्जन, नहीं वो तो इसमें चला जाएगा, नॉन एक्सियल में चला जाएगा, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, और क्या बच रहा भाई, अरे भाई एक तो रिट्रैक्शन, एक प्रोट्रैक्शन, एडक्शन वगैरह तो नहीं बच रहा है? नहीं एडक्शन एबडक्शन नहीं, एलिवेशन और डिप्रेशन, एलिवेशन और डिप्रेशन कंधे पे। देखिए इसीलिए हमने कहा था कि अगर इसमें किसी का कोई चैप्टर छूट जाएगा तो याद करते चलिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप भूलने लगेंगे, क्योंकि ये सारे मूवमेंट इसीलिए हमने पहले पढ़ाए हैं कि आपके दिमाग में सारी चीजें आए। रोटेटरी मूवमेंट सभी लोग जानते हैं, जब हाथ आगे पीछे इस तरीके से चलता है 180 डिग्री। सुपाइनेशन और प्रोनेशन क्या होता है, अंगुली हाथों पे होता है ये। रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन हमने बताया था कंधे पे चलता है, आगे और पीछे जब कंधा होता है। एलिवेशन और डिप्रेशन यदि कंधे चलता है, कंधा ऊपर या कंधा नीचे या चिन पे चलता है।
ये चेस्ट पे चलता है, ये चीन पे चलता है। तो आप कल मैंने परसों वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, आप सबकी आई थिंक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जब मल्टी एक्सियल की बात आती है तो यहाँ पे सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन एंड आल मूवमेंट, स्पेशल सर्कमडक्शन, ठीक है। तो ये आपके इसके उदाहरण है। अब प्रश्न जो पूछा जाएगा मैं उस पर चर्चा कर देता हूँ एक बार, ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो समझ में आ जाएगा। हमने कहा जब पूछेगा संधियों पर कितने दिशाओं में गति हो सकती है, तो आप बताएंगे 3 दिशाओं में गति होती है। जब पूछेगा कि संधियों की गति कितनी होती है, या संधियों पर गति कितने प्रकार से होती है, तो आप बताएंगे 4 प्रकार से होती है, या तो ग्लाइडिंग होगी, या तो एंगुलर होगी, या तो रोटेटरी होगी, या तो सर्कमडक्शन होगी। कंफ्यूजन खत्म हुआ कि नहीं? सर मुझे ये बताइए सर, डायरेक्शन ऑफ जो आप बोल रहे हैं 3, तो 3 में अगर ऑप्शन दे देता है तो क्या ऑप्शन 4 देगा? भी देगा तो भी 3 लगाइएगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 2 देगा, आपको सीधा 3 पे टिक करना है। अगर वो दिशा में देता है तो या तो एक दिशा में गति, या तो 2 दिशा में गति, या तो बहुदिशा में गति। अगर पूछेगा कि संधियों पर गति कितनी होती है, तो आप 4 दिशा बताएंगे, या तो फिसलने के कारण होगी, या तो कोण में गति होगी, या तो रोटेशन में गति या घूर्णन में होगी, या तो चक्रीय गति होगी। समझ में आया कि नहीं बेटा? मोटा मोटा याद करने के लिए जी। में जहाँ आ जाएगा वहाँ 3, और पर जहाँ आ जी। जाएगा वहाँ 4, बस। बिल्कुल जी। करेक्ट है, आप ऐसे भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, नहीं, आप मतलब ऐसे भी याद 3 करो, कोई 3 दिक्कत में नहीं होगी। 4, हाँ ठीक। हाँ तो सर गतियों में तो यही है ना, नॉन एक्सियल, यूनि एक्सियल, बायो एक्सियल, मल्टी एक्सियल। जी, वो दिशा में है। एक्सियल वही तो तो दिशा में दिशा की गति में 3 होंगे, ठीक है, हाँ। है ना? अब देखिए इनको ऐसे याद रखिए बेटा, बायोमैकेनिक्स के जो प्रश्न आते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो बायोमैकेनिक्स के प्रश्न आते हैं बहुत झेलाऊ होते हैं। अगर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए ना, अगर थोड़ा सा कोई बनाने वाला अच्छा मिल गया, तो हर प्रश्न पे आपको फंसा सकता है। और यहाँ तक जानते हो किताबों में कहीं जल्दी मिलते, हाँ किताबों में जल्दी आप समझ ही नहीं पाएंगे। जी, आप किताबों में समझ नहीं पाएंगे, आप चाहे जितनी किताब पलटते जाइए ना, आपके समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं। इसलिए जब एक बार समझ लेंगे ना, तो कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। एक और अब बेटा एक टॉपिक ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, एक टॉपिक और पढ़ते हैं, ठीक है? ये सर बहुत बढ़िया हुआ जो सौरभ सर ने पूछ लिया सर, ये डाउट क्लियर हो गया सर। ये बहुत बढ़िया सर, ये लोक कल्याण की भावना इनकी करती, बहुत अच्छा, सही सर। यही मैंने कहा कि इस समय जो चीजें चल रही है ना, ये अच्छी बात है कि किसी के मन में अगर कोई डाउटफुल प्रश्न आ जाए कि सर अगर ऐसे पूछा गया तो क्या बताएंगे, तो ये बहुत जरूरी है कि क्या पूछा जा रहा है और क्या आप बता रहे हैं। सरल हो सके, टीचिंग का सर मतलब ये है, बिल्कुल सरल से सरल करके जी। दे सके। देखिए भाई, अगर जहां आप लोग जुड़े हैं या हम लोगों से जो एक संभावना आ सकती है, अगर यही चीज तो किताबों में भी है, क्या किताबों में कुछ अलग थोड़ी, यही लिखा गया है। हाँ, वहाँ कोई समझाने वाला नहीं है, वहाँ की जो भाषा है साइंस की भाषा है, हम आपको अपनी भाषा में बताने का प्रयास करते हैं और सरल उसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने एक चीज देखा, जो खान जी की वीडियो है, खान जी की वीडियो में बहुत डीप चीजें नहीं होती हैं, बहुत ऊपर ऊपर की चीजों को वो बताने का प्रयास करते हैं और सामान्य अध्ययन की तरह से। लेकिन उनका एक जानते हो सबसे बेसिक थॉट्स क्या है, कि वो किस तरीके से आपके दिमाग में आ जाए, उनको किस तरीके से रिलेट कर दिया जाए आपके दैनिक जीवन से, चाहे वो भाषा के माध्यम से, चाहे किसी वस्तु के माध्यम से, चाहे किसी अन्य चीजों के माध्यम जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आपको समझ में आ जाता है और इसीलिए अच्छा लगता है, और यही वास्तव में अच्छा है। बायो मैकेनिक्स सर और किन्सियोलॉजी ये भूल जाइए कि हमें रटना है, समझना है तो बिल्कुल, आप रट के तो याद ही ना कर पाओगे। हाँ, आप रटने से अगर जाएंगे तो गलत हो जाएगा। जी देखिए, हमने कहा था यहाँ जो हमको चार पॉइंट्स मिलने वाले थे इंपॉर्टेंट, अगर बात करें तो मैंने कहा एक सबसे पहला था क्या, डेफिनेशन थी, जिनको हम लोगों ने क्लियर कर लिया शुरुआत में, डेफिनेशन थी। दूसरे में आए तो मूवमेंट से था, और मूवमेंट में कई प्रकार के थे। मूवमेंट था, मूवमेंट के साथ इसी में ज्वाइंट्स था। अगला जो था ज्वाइंट्स मूवमेंट था।
ये जो हम लोग पढ़ लिए हैं, जॉइंट्स मूवमेंट था, और अगला था डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। इतना हम लोग कवर कर लिए। ये अगर देखें तो सब एक जैसे ही टॉपिक थे। अब 3 टॉपिक यहाँ पे ऐसे हैं जिनको आपको अलग से देखने की जरूरत है, जिनमें से एक क्या बेटा, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ एक टॉपिक ये। दूसरा अगर टॉपिक देखें तो हमारे लीवर का जो टॉपिक यहाँ पे है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर। और तीसरा जो टॉपिक है बेटा अपने जो इंपॉर्टेंस में आता है, वो कौन सा है, वो आपका प्लेन और एक्सिस। ये भी ऐसे ही सर फंसा है। ये हाँ, ये भी फंसाने वाला, बहुत तेज फंसाता है ये वाला। यहाँ पे 3 टॉपिक जो अभी बचे हैं ना, इन तीनों टॉपिक पे आपको अच्छे से देखने की जरूरत है यहाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रह जाए। उसके बाद छोटे छोटे प्रश्न है, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, वहां कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, आइए आइए हम चलते हैं न्यूटन्स लॉ पे आते हैं। 10 मिनट का काम अगर सही से देखे ना, अगर बिना बोले पड़े तो 10 मिनट में ये भी खत्म हो जाता है। न्यूटन के गति विषयक नियम। सबसे पहले न्यूटन के बारे में, न्यूटन जी का जो पूरा नाम है बेटा आइजैक न्यूटन है इनका नाम, सर आइजैक न्यूटन। जो न्यूटन जी ने नियम बनाए हैं उनका अगर पूरा नाम देखें, सर आइजैक न्यूटन। अगर इनकी बात करें बेटा कि ये रहने वाले कहाँ थे, तो इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे। इनके अगर मुख्य मुख्य बातों की बात करें ना, तो इनका सिर्फ यही एक नियम नहीं है, इनके साथ साथ ये वैज्ञानिक तो थे ही, इनका जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम बहुत फेमस है। और इसके साथ साथ यह बहुत अच्छे महान गणितज्ञ थे। महान गणितज्ञ ही नहीं, यह भौतिकी के बहुत अच्छे जानकार थे। भौतिकी भी इनकी एक बहुत बड़ी रचना मानी जाती है। साथ ही साथ ज्योतिष भी, ज्योतिष के बारे में जानकारी। और ज्योतिष के साथ साथ अगर देखें तो जो आपकी वो है क्या बोलते हैं, दर्शन, दर्शन, इन सभी पे इनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। और अगर कभी पूछा जाए कि इनके गुरु कौन थे बेटा, तो ये इनके जो गुरु थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ये इनकी कुछ जीवनी थी। अगर बात करें बेटा न्यूटन जी के नियमों की ना, तो न्यूटन जी ने जो नियम दिए, वो न्यूटन जी ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम बेटा, 3 नियम दिए थे। तो मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, गलत का मतलब सही जगह लिखा होता तो ये मिटाने की जरूरत ना पड़ती है, वैसे मिटाने की जरूरत हमको पड़ेगी। अगर अपने कोर्स पे अगर आके देखे ना, तो अपने कोर्स पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। न्यूटन के जो गति विषय के नियम बताए, कितने बताए हैं, ये आपके कोर्स का टॉपिक है। तो सीधा सा प्रश्न है, इन्होंने 3 नियम बताए थे। वो 3 नियम कौन कौन से बेटा, तो पहला जो नियम इनका बेटा जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम है। दूसरा अगर देखें बेटा तो संवेग का नियम है। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अब अगर एक एक की चर्चा करें ना, तो एक एक की चर्चा करने से पहले एक को पूरे करते चलते हैं तो ज्यादा ठीक है, ताकि जल्दी से खत्म भी हो जाए और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। बेटा जो जड़त्व का नियम है ना, अगर इंग्लिश में देखें तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें ना लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसी को अगर उपनाम की चर्चा करें तो इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं।
इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, अगर एक चर्चा और कहे बेटा, तो अगर एक सामान्य धन समझे, लिखे ना आप, सामान्य धन समझे बस, जड़त्व का मतलब जड़ अवस्था में जो चीज हो। तो इन्होंने अपने नियम में कहा था, पहले नियम में कहा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो कहने का मतलब यह, जैसे एक बॉल यहाँ पड़ी है, बॉल यहाँ पड़ी है का मतलब ये पड़ी ही होनी चाहिए, और ये तब यहां से यहां तक जाएगी जब तक कि कोई इसको मारेगा नहीं, चाहे मारे, चाहे हवा ले जाए, चाहे पानी ले, कुछ ना कुछ होगा जरूर, तभी यह बॉल यहाँ से मूव करके यहाँ तक आएगी। तो इन्होंने क्या कहा कि जड़ अवस्था में है तो जड़ अवस्था में ही होनी चाहिए, और इन्होंने कहा यदि यह बॉल चल गई, जैसे यहां से चल गई, तो ये चलती ही रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुक रही है तो इसका मतलब है इस पे कोई बाह्य बल आरोपित कर रहा है। जैसे हमने कहा यहाँ बॉल पड़ी थी, हम आए, ये किक किए पैर से, और ये बॉल यहाँ तेजी से उड़ी, उड़ी तो उड़ते ही इसको चले जाना चाहिए, लेकिन इस पे क्या है, हवा का जो प्रेशर है, फ्रिक्शन ऑफ एयर, वो इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है। जब यह जमीन में गिरी तो जमीन पे जो घर्षण बल लगा, पटकी, पटके के बाद जमीन का जो बल लगा उसको रोकी। अब ये लुढ़कते लुढ़कते जा रही है ना, तो इसका मतलब इसको कोई रोक रहा है। रोक कौन रहा है, दो चीजें, एक तो एयर फ्रिक्शन रोक रहा है, और जो इसकी गति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही, या कह लो कि जो घसड़ रही है बाल जमीन पे, उसकी वजह से भी ये रुक रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इसी नियम के अनुसार इन्होंने कहा कि कोई वस्तु यदि चल रही है चलती रहेगी, गतिमान रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये था बेटा इनका पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको स्पोर्ट्स में अगर देखें, स्पोर्ट्स में अगर देखें, तो स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्सों की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग फेज जो होता है, वहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया लग जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति कैसे था, साइलेंट मोड में था, उसे एक्टिव मोड में लाया गया बल लगा करके। जैसे स्टार्ट ऑफ रोमन रिंग, रोमन रिंग्स, जब रोमन रिंग्स पे खिलाड़ी स्टार्ट करता है, जब वो जिम्नास्टिक के लिए जाता है, रोमन रिंग को पकड़ता है, कूदता है और पकड़ के अपने आप को मूवमेंट चालू करता है, तो स्टार्टिंग जो फेस होता है ना, क्योंकि उस पर बल लगा करके वहां तक गया, इसलिए वो ऐसे झूलना चालू कर दिया। तो वो स्टार्टिंग जो फेज होता है वो इसका एक उदाहरण माना जा सकता है। कुश्ती में जब कोई खिलाड़ी किसी खिलाड़ी को जमीन से ऊपर उठा देता है, उसे बोलते हैं स्टार्टिंग। या फिर एक और देख लीजिए, पहले रेस की जो भी शुरुआत होती है न्यूटन के पहले नियम के अनुसार होती है, स्टार्ट ऑफ रेस। ऑल रेस, जितनी भी रेस होगी ना, उसका जो स्टार्टिंग फेज होगा वो जड़त्व के पहले नियम के अनुसार ही होगा। ऐसे ही हमने कहा बेटा क्या, लिफ्टिंग एन अपोनेंट इन कुश्ती या रेसलिंग। कुश्ती में जमीन से खिलाड़ी को उठाना ही पहले नियम का उदाहरण है, क्योंकि वो जमीन पे बैठा था या रुका था, लेकिन खिलाड़ी ने ताकत लगा के उसको तेजी से ऊपर की तरफ उठा दिया, गतिमान कर दिया। किसी भी चीज में किकिंग, फुटबॉल, फुटबॉल पे किक मारना जब वो चालू होती है, तो ऐसे में वह भी उसका एक उदाहरण है। और जितनी भी थ्रोइंग की चीजें हैं, थ्रोइंग बॉल, कुछ भी जो स्टार्टिंग फेज होगा, सारी स्टार्टिंग फेज जाते के पहले नियम का पालन करती है। दूसरा नियम देखते बेटा, देखिए आप याद रखिएगा, इनमें कभी कभी जब ये नियम क्या थे पे आपके स्पोर्ट्स पे, अगर स्पोर्ट्स के अलावा भी अगर ये प्रश्न पूछा जाए, तो एक प्रश्न पूछा जाता है, चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक मारी जाती है तो अचानक आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, या मोटर बाइक या कार पे बैठा हुआ आदमी जब ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ चिपकता चला जाता है जब वो गाड़ी रुकने लगती है। पीछे बैठे कार, जैसे मान लो कार में आप चल रहे हो, कार में चल रहे हो, यहाँ स्टेयरिंग है, यहाँ ब्रेक लगी है, जैसे मैं ब्रेक मारूंगा आप यहाँ यहाँ बैठे हो पीछे सट के, लेकिन जैसे ब्रेक मारूंगा आप आगे की तरफ झुक जाओगे। ये जो झुकने की क्रिया हो रही है ना, ये किसकी वजह से हो रही है, जड़त्व के पहले नियम के अनुसार ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते बेटा, चलती हुई बस में ब्रेक लगने
पर अचानक आगे झुक जाना, ये झुक जाना। और क्या हो सकता है बेटा? जैसे गद्दा होता है ना, गद्दे में धूल जमी होती है, और जब आप गद्दे को तेजी से मारते हो तो गद्दे में क्या होता है, गद्दा तो नीचे जाता है, धूल ऊपर आ जाती है। तो यहां लिख सकते हैं गद्दे से पीट कर धूल निकालना। अगला आप और एक लिख सकते हो, जो पेड़ हिलाने के बाद आम टूट जाते हैं ना, पेड़ की शाखा को हिलाने से फल का गिरना। ये सब किसके उदाहरण है? जड़त्व के नियम के उदाहरण है, जड़त्व के नियम का पालन करते हैं। अगर न्यूटन के संवेग का दूसरा नियम इसका देखा जाए बेटा, और एक बात याद रखिए, कभी कभी अगर ये पूछ ले जड़त्व के जो ये न्यूटन के जो नियम है, जड़त्व का जो नियम है कितने प्रकार से प्रभावी होता है, तो बेटा स्पेशली दो प्रकार से, या तो विराम में होगा या तो गति का जड़त्व होगा, या तो विराम का जड़त्व होगा या तो गति का जड़त्व होगा। तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। अगर बात की जाए बेटा जो संवेग का नियम है, इसे इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश में बात की जाए तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन बोलते हैं, या इसी का जो एक उपनाम है बेटा, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसे कहा जाता है, ये उपनाम है। चाहे लॉ ऑफ एक्सीलरेशन बोले, चाहे आप या संवेग का नियम या त्वरण का नियम, बात एक ही है। त्वरण का नियम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, संवेग का नियम लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो दोनों अगर कभी पूछे जाए कि त्वरण का नियम न्यूटन के किस नियम का पालन करता है, तो द्वितीय के नियम का पालन करता है। ये प्रथम द्वितीय तृतीय पूछे जाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय बना भी है, आगे पीछे नहीं हो सकता, ये भी याद रखने की जरूरत है। तो पहला नियम क्या है बेटा? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम संवेग या त्वरण का नियम। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर बात करें बेटा दूसरे नियम में क्या क्या होता है, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ बात करें हम ऐसे सामान्य बात की बात करें, तो हम कह सकते हैं बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर है और गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होता है। यहाँ इसे समझ में अगर नहीं आता तो आप सीधी से समझे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम कहें, इस बात की करें कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है उस पर लगने वाला बल, और यह मोमेंटम के परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया गया है। या कह सकते हैं कि जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में और समानुपाती परिवर्तन। जैसे हमने कहा क्रिकेट में बात की जाए, क्रिकेट में जो आजकल ये बैट्समैन यहाँ पर आए, यहाँ बॉलर खड़ा है, ये आपकी पिच है, यहाँ से उसने बॉल इस तरीके से फेंकी, सूर्य कुमार का छक्का, सेम बॉल इधर ऊपर जा रही थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस इसको ऐसे लगा दिया, बॉल और तेजी से सिक्स चली गई। यहाँ मारना होता तो हो सकता है उनको 80% ताकत की जरूरत पड़ती, यहाँ उन्होंने मात्र 40% ताकत में सिक्स मार दिया। परिवर्तन किस दिशा में हुआ? समानुपाती। जिस दिशा में बॉल जा रही थी उसी दिशा में समानुपाती सेम दिशा में परिवर्तन हुआ। बॉल जितनी तेज चल रही थी उसके जस्ट अपोजिट अगेंस्ट तेज हो गई। दूसरा जो बॉल कहता था, जैसे मान लीजिए गोल, ये फुटबॉल का गोल पोस्ट है फुटबॉल का। अब बॉल हमने रिसीवर, ये हमारा एक प्लेयर है ए वाला, ये हम उसी के बी है, और हमारा एक सी खिलाड़ी यहाँ खड़ा है, 3 खिलाड़ी हम खड़े हैं। हमने बॉल इनको पास की और ये खिलाड़ी अब यहाँ खड़ा है अंदर जाने के लिए, और हमने बॉल धीरे से लुढ़का दिया अंदर के लिए, और यह खिलाड़ी आया थोड़ा सा और ताकत लगा दिया, बॉल जब पिछल रही थोड़ा और ताकत बाम से निकल गई। मतलब जितनी ताकत लगाए उसके जस्ट डबल ताकत से लग गई। क्यों? क्योंकि समानुपाती ताकत लग रही है और सेम दिशा में परिवर्तन भी हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, जिस दिशा में बॉल चल रही है, जिस दिशा में गति हो रही, उसी दिशा में गति का ही परिवर्तन क्या है? आपका संवेग का नियम है, त्वरण का नियम है। त्वरण का, अगर उसी में संवेग को दर्शाना हो कि संवेग को कैसे दर्शाया जा सकता है, संवेग को कैसे बताया जा सकता है, तो संवेग का मतलब है वेग में परिवर्तन की दर को संवेग कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं बेटा? संवेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं बेटा? संवेग कहते हैं। अगर बात कही जाए बेटा, सॉरी त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण बोलेंगे। तो अगर ऐसे में बोला जाए कि ये कैसे परिवर्तन हो रहा है,
तो मोमेंटम जो चेंज किया वो कैसे चेंज करा। यहाँ एक प्रश्न पूछता है, कभी कभी आपके यहाँ आता है, आया भी है, कि क्रिकेट के खेल में जब खिलाड़ी बॉल को कैच करता है तो ऐसे अपने हाथों को नीचे खींच लेता है, यह न्यूटन के किस नियम का पालन करता है। तो यह द्वितीय नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, वेग में परिवर्तन कर दिया। बॉल जो गिर रही थी ऊपर से 100 की स्पीड से मान लो 100 किलोमीटर की स्पीड से नीचे आ रही थी, उसने हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद जब हाथों पे बॉल ली तो थोड़ा सा हाथों को यहाँ तक झुला दिया, यहाँ तक ले आ दिया, जिसकी वजह से बॉल और इसका जो कोऑर्डिनेशन था उसमें परिवर्तन हुआ और उसके हाथों में बिल्कुल चोट नहीं लगी। अगर वो रिजिट करके यहाँ लेता ना तो भड़ाम से चोट भी लगती है, बॉल छिटक के बाहर जाती। लेकिन जब उस बॉल को दिशा दे दिया या उसी दिशा में परिवर्तन कर दिया, उसकी वेग में परिवर्तन कर दिया, उसको चोट नहीं लगी। ये किस नियम का पालन करता है? संवेग का लाभ मोमेंटम का पालन करता है और यह न्यूटन के दूसरे नियम का एक उदाहरण है। तो यहाँ लिख सकते हैं कैच करता हुआ खिलाड़ी। लंबी कूद में आपने देखा होगा पिटेरिया होता है, पिटेरिया में 50 सेंटीमीटर बालू डाल दी जाती है और जब खिलाड़ी गिरता है ना तो ऐसे गिरता है जिसकी वजह से रेत जो होती है उस रेत की वजह से उसके संवेग में परिवर्तन कर देती है और वह गिरने के बाद थोड़ा सा अंदर चला जाता है। गिरा यहाँ पे, इतना अंदर घुस गया, 50 सेंटीमीटर घुस गया, अब जिसकी वजह से उसको चोट नहीं लगी। ये क्या बेटा, यह भी इसी का उदाहरण है और इसको भी लिख सकते हो लंबी कूद में पिटेरिया। लंबी कूद करता हुआ खिलाड़ी। हेलो सर जी। अब वो समझ जी बेटा। सर जी लॉ की स्पेलिंग LAW रहेगा कि LOW किसकी? रखें सर जी? लॉ क्या? की, लॉ मतलब नियम न्यूटन का। AW है। क्या AW सर है? जी यल आप ए है, यल AW है। LOW ना, ए लिख लीजिएगा, इसे बढ़ा लीजिएगा, छोटे में है, ठीक है। वही सर जी। ला, ठीक है। अब देखिए स्वीप शॉट यहाँ लिखिएगा, स्वीप शॉट, जब खिलाड़ी बॉल आती है और सीधा उसको बाहर की तरफ राउंड कर देता है, ये स्वीप शॉट। लंबी कूद करता हुआ खिलाड़ी मतलब जब पिटेरिया में गिरता तब की बात हो रही है। तो ये क्या बेटा, हमारा संवेग का नियम या त्वरण का नियम, इस तरीके से इसको आप जान सकते हो। लास्ट जो है बेटा आपका थर्ड वाला है, वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो कहता है प्रत्येक क्रिया का हमेशा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या? प्रत्येक क्रिया की हमेशा इंग्लिश क्या बराबर है सर इसका? एक्शन एंड रिएक्शन, हाँ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। लिखेगा प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। विपरीत प्रतिक्रिया होती, जैसे ये है ना, अगर हम तेजी से इस पे रिजिड है ये, अगर हम तेजी से यहाँ मारते हैं तो हमको भी उतनी ही चोट लगेगी जितनी चोट हम इसमें मारना चाहेंगे। इसीलिए कभी कभी देखिए कुछ लोग हाथों से जब तेज मार देते हैं, किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं लेकिन व्यक्ति को ना लग करके ऐसे रिजिड पॉइंट पे लग जाता है, जिसको गाड़ी में लग जाए, उसके कांच में लग जाए, कहीं और लग जाए, तो जितना कांच में लगने की वजह से कांच टूटेगा या कांच में जो चोट आएगी उतनी चोट आपके बॉडी या आपके टिश्यू वगैरह भी टूटेंगे। मतलब समान रिएक्शन होगा। अगर ये रिजिड पॉइंट है, दीवार तो हम तेजी से बॉल मारेंगे, जितना तेज यहाँ मारूं उतना दूर बॉल भी जाके गिरेगी। इसका मतलब समान प्रतिक्रिया हो रही है। इसी उदाहरण को अगर हम देखिए, वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने जो मिसाइल होती है उसको छोड़ने का तरीका बनाया कि मिसाइल में कुछ ऐसे चीजें लगा दी उन्होंने कि, या कल जो रॉकेट होता है, हम लोग जो रॉकेट लगाते हैं, रॉकेट में क्या आता है, ऐसे यहाँ पे लगा हुआ पॉइंट है और यहाँ पे जब एक पॉइंट है जहाँ पे हम आग लगाते हैं तो तेजी से नीचे की तरफ लौ फेंकता है। लौ नीचे की तरफ, जितना तेज लौ नीचे जाएगी उतना ही तेज रॉकेट ऊपर की तरफ भागेगा। तो जितना तेज नीचे उतना तेज ऊपर, मतलब क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। उदाहरण में देखिए अगर यहाँ पे, तो अगर तैराकी में इसका उदाहरण सबसे अच्छा माना जाता है, किसमें, तैराकी।
तैराकी। तैराकी में क्या होता है, जितना तेज पानी को हम मारते हैं पीछे की तरफ, उतने हमारी बॉडी आगे की तरफ भागती है। ऐसे नाविक क्या करते हैं, जब चप्पू चलाता है, चप्पू को जितना तेज मारता है, तैराकी हो गई, नाव चलाना। नाव चलाने के लिए जितना तेज चप्पू हम जमीन पे मारते हैं या पानी में मारते हैं, उतना तेज वो आगे, जितना तेज पैडल चलते उतना तेज नाव भागती है। फिर क्या है, क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। दीवार पर बॉल मारना, साइकिल में पैडल मारना, साइकिल में पैडल मारना एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ, उसके क्योंकि उसमें जो रिएक्शन होगा, आप जितना तेज चलाओगे उतना तेज वो आगे की तरफ भागेगी, लेकिन वो थोड़ा रिएक्शन कोई दूसरा समझ में आएगा, क्योंकि एक्शन का जो रिएक्शन है मानो तो वो भी जाएगा, क्योंकि आप पैडल में यहाँ ताकत लगाते हो तो कहीं ना कहीं उसकी जो ताकत है वो पहिए में जाकर के लगती है। या ये कहा जाए कि सबसे अच्छा जो है दौड़ना। दौड़ते समय जब आप, हाँ भाई, दौड़ते समय जब जमीन पे आप पैर पटकते हो ना, जितना तेज पैर जमीन में पटकोगे उतना ही तेज आप आगे जाओगे। समझ आया कि नहीं? आप दौड़ते समय जितना स्पीड से आप, इसीलिए क्या होता है कीलदार जूते पहनते हैं, कीलदार जूतों से जितना तेज जमीन को धक्का मारेंगे उतना तेज वो आगे की तरफ भागेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फुटबॉल को किक करना हाँ, सर, पैर वो से भी फुटबॉल, होगा। हाँ, किक करना बिल्कुल हो सकता है। आप जितना सर तेज बास्केटबॉल में बास्केट को ड्रिबल करना। अब ऐसे में देखिए, हाँ, ड्रिबल करते समय भी जितना तेज जमीन के आप बॉल को पटकेंगे उतना तेज ऊपर की तरफ भागेगी वो। तो कोई भी चीजें आप ले सकते हो, क्रिया का प्रतिक्रिया, विपरीत जो प्रतिक्रिया है वो आपको देखने में कहीं कहीं मिल जाएगी, वहां पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये बहुत फुटबॉल में किक कैसे होगी सर? फुटबॉल में किक ऐसे में फुटबॉल सही में दिशा में देखे तो वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के तहत थोड़ी ना आएगी फुटबॉल में, किक उसमें नहीं, तो वो ऐसे में पैर भी आगे ही जाएगा ना, फुटबॉल की जो है वो जगह वो ऐसे में सही दिशा में देखें न्यूटन के पहले नियम के अंतर्गत आएगी। लेकिन जब उसको आप जोड़ना चाहेंगे ना, किसी चीज से रिएक्ट करना चाहेंगे कि यार हम जितना तेज किसी चीज में मारते हैं उतना तेज भागती है, पैर जितना तेज बॉल में लगेगा, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं आएगी। सही बताएं तो प्रतिक्रिया का वहां पे कोई उदाहरण ठीक से नहीं बन पाएगा। दीवार में धक्का देना पॉइंट जब तक नहीं होगा, हम लोग थक जाते हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हो कुछ, लेकिन वो फ्रिक्शन का पॉइंट आएगा। देखिए, जब भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आई थिंक बहुत दिक्कत नहीं होगी और आसानी से कवर भी हो जाता है, बहुत समस्या होती नहीं है, फिर भी आपको समझने की जरूरत है। एक जो बेसिक पॉइंट आप सबको बताना है सूचना के तौर पे, मैं वो पहले बता दूं आप सबको, ताकि आप सबको दिक्कत ना हो और आसानी से आप अपने टॉपिक को कवर करते रहे। और मैं आप सबके साथ 24 घंटे लगा रहूंगा, क्योंकि एक जो शेड्यूल मेरा था मैं पहले से ही सोचा कि बता दूं, लेकिन वो क्योंकि 4-5 महीना पहले ही बन जाता है, इसलिए बताने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी। और आम टाइम में आप सबका एग्जाम भी लगा है, तो ऐसे में जो 4 दिन का मेरा समय बीतने वाला है वो बीतेगा जम्मू में, आउट ऑफ स्टेशन है। और क्योंकि दर्शन के लिए मैंने पहले ही एक बहुत पुराना, हमारी माता जी ने मानता कर लिया था कि नौकरी मिलने के बाद